जो चैप्टर आज हमें स्टार्ट करना है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के लिए, उस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये जानने के बाद प्लानिंग जो हमारा सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसमें हमने डिसाइड करा था कि हमें क्या क्या करना है, कब कब करना है, कैसे कैसे करना है, ये सब कुछ डिसाइड हो चुका है। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो प्लानिंग में हमारा सब पेपर वर्क या प्लान्स तैयार हैं, कागजों पर प्लान तैयार हो चुके हैं, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अब उसको एक प्रैक्टिकल शेप देना और एक डिजायर्ड स्ट्रक्चर देना प्रॉपर, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये हायरार्की होगी, ये पोजीशन होगी, ये इंसान इसके अंडर काम करेगा, ये जो पोजीशन इस इंसान के अंडर होगी, ये पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड करने का काम होता है किसमें, ऑर्गेनाइजिंग में। तो ऑर्गेनाइजिंग कुछ और नहीं है, जो प्लानिंग में सोचा है उसको अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो हायरार्की बनाई जाएगी, जो लेवल्स बनाए जाएंगे, कौन किस इंसान को रिपोर्ट करेगा, कौन किस इंसान के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है, सब कुछ हम लोग डिसाइड करते हैं किसमें, ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, मीनिंग आपके सामने आ चुका है, देखते क्या है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज उनको डिफाइन करना है और उनको ग्रुप करना है। एक्चुअल में डिफाइनिंग या उनको हमने सेट तो प्लानिंग में कर लिया था कि भाई ये मेरे टारगेट हैं, ये मुझे अचीव करने हैं। ठीक है, उन सारी चीजों को ग्रुप करना, क्या करना, ग्रुप मतलब कौन सा डिपार्टमेंट होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा सेल्स के लिए, कौन सा डिपार्टमेंट है जो मार्केटिंग को देख के चलेगा, ये सब कुछ ग्रुप करा जाता है। और ये ग्रुप करा जाता है किसमें, ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, सारी एक्टिविटीज को सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में सिंपल बताऊं तो ऑर्गेनाइजिंग में सारी एक्टिविटीज को सामने रख दो, फिर उन सारी एक्टिविटीज में सिमिलर नेचर की हैं जिनका आपस में रिलेशन है। मतलब जैसे एग्जांपल, आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, आपको प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, आपको घर घर जाके बेचना है, ये सब का सब रिलेटेड है किसके साथ, मार्केटिंग के साथ। ठीक है, तो जो एक्टिविटीज हमारी सारी मार्केटिंग से रिलेटेड है उसको ग्रुप करके मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना देंगे अलग से। ठीक है, तो ये सब काम किसमें होता है, ऑर्गेनाइजिंग में होता है, ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, एक बार मीनिंग को ध्यान से पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द प्रोसेस ऑफ डिफाइन एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। सबसे पहले एक्टिविटीज को डिफाइन करो, ग्रुप करो और उनके बीच में क्या एस्टैब्लिश करना है आपको, अथॉरिटी रिलेशनशिप। ये अथॉरिटी रिलेशनशिप क्या है, अथॉरिटी रिलेशनशिप का मतलब वही है कौन किस इंसान की जिम्मेदारी लेके चल रहा है, कौन अपनी रिपोर्टिंग किसको सबमिट कराने वाला है कि सर मैंने ये काम कर दिया, ये लीजिए इसका आउटकम। ठीक है, तो इसको कहा जाता है अथॉरिटी रिलेशनशिप। कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन आगे किसको ऑर्डर दे सकता है, इसको कहा जाएगा अथॉरिटी रिलेशनशिप। ठीक है, और ये हमेशा चलता किसमें है, हायरार्की में। किसमें, हायरार्की सबको पता ही है, जो लेवल वाइज स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको हम हायरार्की कहते हैं। टॉप लेवल के नीचे मिडिल लेवल के नीचे लोअर लेवल और फाइनल उसके बाद हमारे एम्प्लॉइज। ये पूरा हमारा क्या ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है। ठीक है, सो ये पूरा सेटअप करने को हम ऑर्गेनाइजिंग कह के चलते हैं। आगे दे रखा है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस दैट ब्रिंग फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टुगेदर टू एस्टैब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग देम टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 रिसोर्सेज मेन है, पहले फिजिकल रिसोर्स, दूसरे फाइनेंशियल रिसोर्स और तीसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल मीन्स रॉ मटेरियल, फाइनेंशियल मीन्स पैसा और ह्यूमन मीन्स इंसान। ठीक है, इन तीनों को मिलाना है, क्योंकि इन 3 में से एक भी मिसिंग हो गया तो काम नहीं हो पाएगा। फिजिकल रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, रॉ मटेरियल नहीं है, इंसान को बुला लिया, ठीक है, पैसा भी है हमारे पास लेकिन माल नहीं खरीदा हमने अब तक, प्रोडक्शन हो जाएगा ये बताओ, पॉसिबल है नहीं। ठीक है, रॉ मटेरियल आ गया, पैसा भी हमारे पास है, ठीक है, ह्यूमन नहीं है अब तक, प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल हमारे पास है, ह्यूमन हमारे पास है, लेकिन ह्यूमन की नीड्स को पूरा करने के लिए और रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, हो जाएगा प्रोडक्शन, नहीं हो पाएगा। सबके लिए पैसा भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों रिसोर्सेज को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, ह्यूमन हो, इन तीनों को मिलाओ और इस तरीके से इनके बीच में एक ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश करो कि वो रिलेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन को हाइट्स तक लेकर जाए। कुछ ऐसा रिलेशन के बीच में होना चाहिए जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूट करा सके। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। अगर ये डेफिनेशन नीचे वाली टफ लगते तो ऊपर वाली बहुत सिंपल है। 2 वर्ड ध्यान रख के चलो। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं, फिर एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं और इस तरीके से ग्रुप करते हैं कि उनके बीच में क्या एस्टेब्लिश हो जाए, अथॉरिटेटिव रिलेशनशिप या अथॉरिटीज बन जाए। इसी को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कह के चलते हैं। चलिए, मीनिंग खत्म हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस बहुत ही सिंपल और सबसे छोटी प्रोसेस है। हमारे मैनेजमेंट के सारे फंक्शन की प्रोसेस सबसे छोटी प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग की है।
इसलिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन में एक सुटेबल क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हो सकता है आपको ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस एज इट इज मिल जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल सकती है। इसको याद करने का शॉर्टकट है IDAE, ठीक है, इट आई, ठीक है। बेसिकली सबसे पहला पॉइंट हमारा आई से आता है जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजिंग में जो भी काम आपके ऑर्गेनाइजेशन के सबको पहचान लो कि भाई मुझे ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। जो आपने प्लानिंग में पहचाने हैं ना, उनको बस सामने ले आओ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और डिवीजन वर्क का मीन्स है उस टारगेट को पाने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आपने प्लानिंग में सेट करा है, ठीक है, उसके हिसाब से वर्क को छोटे 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 पीसेस में डिवाइड कर दो। देखिए टारगेट अचीव करना है, जैसे एग्जांपल है कंपनी का टारगेट है सेल अचीव करनी है 10 करोड़ की, ठीक है। अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव तो अच्छा है, लेकिन 10 करोड़ की सेल अचीव होगी कैसे? इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगने वाली है, बहुत सारी प्लानिंग लगने वाली है, बहुत सारा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, ड्यूटीज एलोकेट करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो डेट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। टारगेट या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे पहले टारगेट को पहचानो और उसको अचीव करने के लिए जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर लो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। तो एक बार पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क दैट इज टू बी डन इन अकॉर्डिंग टू प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान्स। जो आपके प्लान्स हैं उसके हिसाब से वर्क को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर लो, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स लीड टू स्पेशलाइजेशन। ये हमारा डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल भी है, आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें भी लिखा हुआ है कि डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन। जब मैं बड़े काम को छोटे छोटे हिस्से में बांट लेता हूं ना, तो स्पेशलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक इंसान को बहुत सारी ड्यूटी देने में प्रॉब्लम आएगी, स्पेशलाइजेशन के चांसेस कम है, काम का परफेक्शन के साथ हो पाने के चांसेस कम है। लेकिन एक इंसान को एक ही ड्यूटी दी है और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दी है, इसमें स्पेशलाइजेशन और परफेक्शन के चांसेस क्या हैं? ज्यादा है। तो हम डिवाइड करते हैं वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि स्पेशलाइजेशन आ पाए, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन एम्प्लॉय। सो सीधी सी बात है, जब हमने काम को छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया और एक इंसान को एक ही काम दिया या बहुत कम काम दिया, तो बर्डन कम है, वो आराम से अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। दूसरा आता है जिसका नाम है डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिपार्टमेंटेशन। ये क्या कहता है? बेसिकली जो वर्क हमने पीछे डिटरमाइन करा है, डिवाइड करा है छोटे छोटे हिस्से में, जो सिमिलर नेचर का वर्क है, जो सिमिलर नेचर का वर्क है उसको ग्रुप कर दो। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे काम है अपना सेल अचीव करनी है। सेल अचीव करने से पहले आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन में आपको रॉ मटेरियल भी लेकर आना है, प्रोडक्शन के लिए आपको मशीनरी को मेंटेनेंस का भी देखना है, मशीनरी का, ठीक है, और फ्यूल वगैरह भी अरेंज करना है, पूरा ये सब है जो आपको प्रोडक्शन में करना पड़ेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज, रॉ मटेरियल लाना, मशीनरी को मेंटेन करना, मशीनरी के फ्यूल वगैरह का ध्यान रख के चलना अपना पूरा, ठीक है, और ये सबको हमने एक डिपार्टमेंट में कंबाइन कर दिया और उस डिपार्टमेंट का नाम रख दिया हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या रख दिया? ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको अभी मार्केटिंग एग्जांपल दिया था कि भाई हमें प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है, बेचने के लिए हम किसी सेलिब्रिटी को हायर कर रहे हैं, अपना एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं उससे, ठीक है, घर घर जाके पर्सनल सेलिंग करवा रहे हैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं अपना, ठीक है। पब्लिक के साथ हम लोग कैनोपीज लगा के जगह जगह पे एडवर्टाइज करके या एक तरीके से कुछ ऐसा सोशल वर्क करके पब्लिक में अपनी इमेज बेटर कर रहे हैं। ये सब का सब हमारा किस में आता है? मार्केटिंग में आता है। तो ये सब काम किस लिए है? ये सब काम प्रोडक्ट बनने के बाद ही हो सकता है, पहले नहीं होने वाला। होगा कब? प्रोडक्ट बनने के बाद। ये सब काम मार्केटिंग का है। किसका है? इन सब काम को मिला के मैंने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, उसका नाम रख दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। सो द वर्क विच इज अर्लियर डिवाइडेड, द वर्क विच इज अर्लियर डिवाइडेड इज नाउ ग्रुप टुगेदर on the basis of their similarities, and on the basis of their similarities departments are formed, that is called departmentalization। तो जो काम ऊपर बांटा है उसमें जो सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है, उस नेचर ऑफ वर्क जो सिमिलैरिटी है उसको ग्रुप कर दो, एक जैसे काम को मिला दो और एक अलग से डिपार्टमेंट बना दो। इसी को कहा जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या कहते हैं? यही लिखा है, आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर जॉब्स, सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड पुट इनटू वन डिपार्टमेंट। दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, फंक्शंस, टेरिटरी एटसेट्रा। इन सब बेसिस पे भी डिपार्टमेंट बन सकते हैं। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं कंपनी के?
जैसे एग्जांपल भाई बिस्किट डिवीजन है, बिस्किट का ये पूरा डिपार्टमेंट है, सब बिस्किट ही बनता है इसके अंदर। ऐसी नमकीन के लिए अलग बना दिया पूरा, उसके अंदर फर्दर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होंगे और सब डिवीजन ऐसे सब डिवीजन चलता रहता है, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, ठीक है। और टेरिटरी के बेस पर भी हो सकता है कि भाई आप नॉर्थ रीजन संभालो, ये साउथ रीजन संभालेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, ठीक है। उन सारे डिपार्टमेंट्स के लीड करने के लिए एक डिपार्टमेंटल हेड होता है। कौन होता है? जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है मार्केटिंग मैनेजर पर। किस पे? मार्केटिंग मैनेजर की। प्रोडक्शन की जिम्मेदारी प्रोडक्शन मैनेजर पर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर हम लोग वो पोस्ट फिक्स करते हैं कि इस डिपार्टमेंट को कौन लीड करने वाला है और उसको आगे ड्यूटीज देंगे, भैया ये आपकी जिम्मेदारी। अभी सिर्फ पोस्ट डिसाइड हो रही है क्योंकि अभी हमने इंसान तो रखा ही नहीं। ऑर्गेनाइजिंग में किसी इंसान को ऑर्गेनाइजिंग में हम रखते नहीं है, रखते किसमें? स्टाफिंग में। अभी फिलहाल एक हायरार्की पोस्ट बना दी, भैया इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लीड करेगा हमारा प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लीड करेगा मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। और इन सब की क्वालिफिकेशन भी उसके हिसाब से डिसाइड करी जाएगी, भाई किस जॉब के लिए कितनी क्वालिफिकेशन, सब कब होगा? स्टाफिंग में होगा। फिलहाल क्या है? बस एक नाम, एक टाइटल डिजाइन कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल बी लीडेड बाय हुम? प्रोडक्शन मैनेजर। मार्केटिंग डिपार्टमेंट बाय, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। क्या कहते हैं सर? ठीक है, पढ़ते हैं एक बारी। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट्स आर प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ इंडिविजुअल। Jobs are then assigned to different members in respect to their ability, skills and qualification. तो हमने सबसे पहले एक इंडिविजुअल इंसान के अंदर उस डिपार्टमेंट को रख दिया कि भैया आप इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हो, मार्केटिंग मैनेजर हो। अब आप बताओ कि आपको किन किन टाइप के लोगों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी डेजिग्नेटेड पोस्ट होने वाली है आपके इस डिपार्टमेंट के अंदर, आप कैसे कैसे मार्केटिंग कराओगे प्रोडक्ट की, ये सब काम कौन करेगा? मार्केटिंग मैनेजर। हमें फिलहाल बस एक पोस्ट बनानी है, जिस दिन वो पोस्ट फिल होगी आगे की सारी जिम्मेदारी वो खुद संभाल लेगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। मैं किसी भी इंसान को, मतलब मैं मींस मार्केटिंग मैनेजर के परमिशन के बिना किसी भी इंसान को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर नहीं रख सकता। क्यों? हेड कौन है? किसकी जिम्मेदारी है? मार्केटिंग मैनेजर की। वो अपने आप आएगा, देखेगा सारा का सारा, किसको रखना किसको रखना, किस एबिलिटी, किस स्किल, किस क्वालिफिकेशन लोग चाहिए वो बताएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इसमें इंसान हमने पोस्ट रख दी, आगे वो उस हिसाब से लोगों को रख लेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द वर्क मस्ट बी असाइन्ड टू दोज हु बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट वेल। इट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। ये तो वही बात आ गई, सही इंसान के हाथ में आएगा तो भैया काम सही से होगा, नहीं तो सही काम होने वाला नहीं। और लास्ट हमारा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तक तो मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से प्रोडक्शन मैनेजर रखा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग से मार्केटिंग मैनेजर रख लिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अलग से फाइनेंस मैनेजर रख लिया, ठीक है। सबके लिए अलग अलग मैनेजर रख लिया। एचआर, ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक अलग से एचआर मैनेजर रख लिया। ये सब मैनेजर मैंने रख लिया, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या आता है? इन सबके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठीक है। कैसे? ये सबके सब आपस में रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड है? ठीक है। अगर हमारे पास फाइनेंस मैनेजर नहीं है, ठीक है, अगर हमारे पास फाइनेंस मैनेजर नहीं है तो हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ना तो रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है ना कुछ बना सकता है। बना सकता है? बताओ, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं तब तक मार्केटिंग नहीं होगी। मार्केटिंग किसकी करूँ? जब तक प्रोडक्ट तैयार नहीं है। सो मार्केटिंग तो तभी होगी जब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। जब तक प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा तब तक मार्केटिंग नहीं होने वाली, ठीक है। और इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो एम्प्लॉइज रहेंगे, फाइनेंस के अंदर जो एम्प्लॉइज रहेंगे, मार्केटिंग के अंदर जो एम्प्लॉइज रहेंगे, प्रोडक्शन में जो एम्प्लॉइज रहेंगे, उन सबको लाने की जिम्मेदारी होती है एचआर की। एचआर मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ये वो इंसान है जो इन सारी के सारी जॉब पोजीशन को फिल करवाता है। यही वो इंसान है जो इसके नीचे जितनी भी जॉब पोजीशन रहेगी वो सब फिल कराने की जिम्मेदारी किसकी? एचआर की। जब आपको किसी कंपनी के में जॉब के लिए अप्लाई करना होगा तो आपको अपना रिज्यूमे किसको सेंड करना पड़ता है? एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ये वो इंसान है जो सारे ह्यूमन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ठीक है, उन सबको रखता है या बेसिकली जॉब पोजीशन असाइन करता है, ठीक है। तो ये आपस में देखो, आपस में रिलेटेड तो है भाई। पहले फाइनेंस अरेंज होगा, फाइनेंस अरेंज होगा तो फिर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग होगी तो उसके बाद पैसा जनरेट होगा, फिर फाइनेंस के पास आएगा। तो इन सब के बीच में एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। सब अपना काम करने के बाद आगे वाले को बता तो पाए। प्रोडक्ट तैयार हो गया, मार्केटिंग वाले को पता ही नहीं कि प्रोडक्ट तैयार हो गया, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा मार्केट में?
प्रोडक्शन वाला अपना प्रोडक्शन करने के बाद या जैसे भी डेमो पीस बन जाता है, पता है तो सही भाई, मार्केटिंग शुरू करो, प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, प्रोडक्ट पास हो चुका है, अब तैयारी शुरू करो उसको बेचने की। ठीक है, क्यूरोसिटी लोगों के अंदर क्रिएट करनी शुरू करो, हाइप क्रिएट करनी शुरू करो इस प्रोडक्ट के लिए, ताकि लोग इस प्रोडक्ट के लिए पहले से पागल होने शुरू हो जाएं। करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अभी उसने रेडमी ने अपना नया फ़ोन लॉन्च करा, आई थिंक शायद रेडमी 13 प्रो, ठीक है। तो उसने 1 महीने से मार्केट में उसका हाइप क्रिएट करनी शुरू कर दी कि भाई ये प्रोडक्ट का पहला जो आएगा डेमो दिखेगा आप लोगों को, इस तारीख को दिखेगा, इंतज़ार करो, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये सब चीज़ लेकर आ रहे हैं हम लोग, इस रेंज में ऐसा फ़ोन दे रहे हैं जो आपको मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा अपना। फिर उसके बाद लॉन्च हुआ, फिर उसने उसकी सेल अनाउंस करी कि इस दिन सेल होगी इसकी पहली, और आपको पता ही है जब इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद तो फिर मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट सेल चलती है और सारा स्टॉक आउट। तो ये सब मार्केटिंग का खेल है। और मार्केटिंग अगर जिस कंपनी ने अपनी अच्छी कर ली, वो अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बना सकता है। पहले तो आपका प्रोडक्ट ही है, ब्रांड वो बनेगा कब, जब लोग उसको लेना शुरू करेंगे। आज से 4, 5, 6, 8 साल पहले MI को कोई नहीं जानता था, आज हर इंसान जानता है, हाँ भी अच्छे प्रोडक्ट हैं, चल रहे हैं। तो ब्रांड बनाना पड़ता है, और ये तभी बनेगा जब आपकी मार्केटिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, ओप्पो वीवो ने कितना पैसा खर्च करा मार्केटिंग पे, आपको पता ही है। हर एक दुकान के बाहर मोबाइल वाली शॉप पे ओप्पो वीवो का ऐड है, अल्फ़ाबेट लगवा रखे हैं, कई हज़ार के अल्फ़ाबेट आता है, एक अल्फ़ाबेट मतलब वो बोर्ड ओप्पो वीवो का बन 25-30 हज़ार रुपये का है। खर्च करा है, कौन दे रहा पैसा, कंपनी। क्यों दे रही, क्योंकि प्रमोशन किसका हो रहा, कंपनी का। दुकान का नाम तो छोटा सा ही लिखा हुआ है नीचे, बोर्ड इतना बड़ा है, किसका है, कंपनी का। खेल गया सारा का सारा। दुकानदार अपना बोर्ड लगवाए ना लगवाए, मोबाइल वाली कंपनी कह रही है भैया बोर्ड आ रहा है आपके लिए अपना, मैंने कहा हाँ जी भैया लगाओ, क्या दिक्कत है। फ़ायदा तो दुकानदार का भी होगा, क्यों, लोगों को दूर दूर तक देखेगा, हाँ भाई ओप्पो वीवो के फ़ोन, मतलब फ़ोन यहाँ मिलते हैं, जब आएंगे तो ओप्पो भी लेगा, वीवो भी लेगा, सैमसंग भी लेगा, एप्पल भी, हर फ़ोन मिलेगा, क्या दिक्कत है। उन्होंने, कंपनी ने कौन सा कह दिया कि सब आप हमारा ही ब्रांड बेचोगे, ऐसा कहा किसी को, नहीं कहा। चल रहा है बढ़िया, बोर्ड तो फ्री में मिल गया। सो इन सारे डिपार्टमेंट के बीच में आपस में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, ठीक है, एक बार मीनिंग पढ़ते हैं। एज एलोकेशन इज नॉट इनफ, so each employee should also know from whom he or she has to take orders, ठीक है, and to whom he or she is accountable। तो वो किससे ऑर्डर लेगा या लेगी और किसको उसका रिजल्ट देगा या देगी, ये पता होना चाहिए आपको। एटलीस्ट आप किसको रिपोर्ट करने वाले हो और किससे ऑर्डर लेने वाले हो, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस रिलेशनशिप हेल्प्स इन क्रिएटिंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। तो भैया सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब पता है कौन किससे बात कर सकता है, किससे बात नहीं कर सकता, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसको रिपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग चलती रहती है टाइम टू टाइम। कौन सी मीटिंग, इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग। मार्केटिंग मैनेजर को बुलाएंगे, फाइनेंस मैनेजर को बुलाएंगे, सब हमने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले रूम में बैठेंगे, मीटिंग वगैरह करेंगे ताकि डिस्कशन होता रहे भाई आगे क्या क्या प्लान है। तो ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केटिंग वाले ना केवल प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं बल्कि कस्टमर क्या प्रोडक्ट चाह रहा है ये भी डेटा एनालाइज करते रहते हैं साइड बाय साइड। वो डेटा एनालाइज करने के बाद जो मार्केट से इकट्ठा हुआ है किसको देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आगे किसको भेजेगा, R&D वालों को, कि भैया ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में लोग चाह रहे हैं, कुछ ऐसा बनाना शुरू करो। फिर उस हिसाब से R&D होगी। R&D का मीन्स रिसर्च एंड डिजाइनिंग। तो ये सब आपस में क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन पीटी इसको कोई बचा पाने वाला। तो ये बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन के लिए। सो आई जस्ट होप ये पूरी प्रोसेस आपको क्लियर होगी। सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग की जल्दी जल्दी करेंगे। पहला, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अभी हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के सबसे पहले पॉइंट में पढ़ा डिवीजन ऑफ वर्क। जब जब काम को सही तरीके से बांटोगे, सही इंसान के हाथ में दोगे, तब तब स्पेशलाइजेशन अचीव होने के चांसेस है। कुछ नहीं है, मैं कह रहा पॉइंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो स्पेशलाइजेशन मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क। पहला पॉइंट याद करो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। वेन एवर द वर्क इज डिवाइडेड एज पर द नीड्स, एबिलिटी, क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, देन देयर इज अ चांसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। सो स्पेशलाइजेशन तभी आ सकता है जब हम इंसान की ज़रूरतों के हिसाब से, उसके स्किल एबिलिटी के हिसाब से उसको काम देंगे, तो ऑब्वियस बात स्पेशलाइजेशन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो वही है, हेडिंग याद करो, डिटेल बन जाएगी।
दूसरा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। मैं लिख देता हूँ कौन सा पॉइंट किस वाले प्रोसेस के रिलेट कर रहा है। ये मेरे फर्स्ट पॉइंट को रिलेट कर रहा है, ये मेरा फोर्थ पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग या क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। लास्ट वाला पॉइंट यही था एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है किसको नहीं कर रहा है, कौन किससे ऑर्डर ले रहा है किसको नहीं ले रहा है। जब ऑर्डर लेना रिपोर्ट देना क्लियर है तो क्लैरिटी है वर्किंग रिलेशनशिप में। वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और ये जो भी आपस में सीनियर है जूनियर सब वर्क रिलेशनशिप है जिसको हमें मेंटेन करना पड़ता है। हमें पता है हमें इस इंसान से काम लेना है और इसी इंसान को रिपोर्ट करना, हमें किसी और से बात करने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल। तो ये क्लैरिटी लेकर आता है किसमें, वर्किंग रिलेशनशिप में। किसमें? थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये वाला पॉइंट हमारा जनरल है, ठीक है। रिसोर्सेज ढंग से यूज तभी होंगे जब सही इंसान के हाथ में सही जॉब होगी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं रिलेट करूं तो ये भी किससे रिलेट है, फर्स्ट वाले से। सही इंसान के हाथ में सही काम है, रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज होंगे या नहीं होंगे बताओ। एक्सपर्ट अगर कोई काम कर रहा है तो काम अच्छा भी होगा और वेस्टेज भी क्या होगी, कम से कम होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि भैया यूटिलाइजेशन तो तभी अच्छा हो सकता है जब आप सही इंसान के हाथ में सही काम दोगे। फोर्थ पॉइंट, एडेप्टेशन टू चेंज। ये पॉइंट क्या आता है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अलग है पॉइंट है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेशन टू चेंज क्या आता है, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, मुझे ऐसे एम्प्लॉइज चाहिए जो भी चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में उसको जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर पाए, जल्दी से जल्द जो चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में अपने आप को उस हिसाब से ढाल लें ताकि वो बैक टू बैक और अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो मेरे को ऐसे एम्प्लॉइज चाहिए ही चाहिए। तो जो भी स्ट्रक्चर मेरे को बनाना है उसको अगर टाइम टू टाइम चेंज भी करना पड़ता है, वर्किंग रिलेशन को चेंज भी करना पड़ता है, तो मैं करूँगा ताकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कभी नुकसान ना हो। एक बार इस पॉइंट को रीड करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट इज चेंजिंग एनवायरनमेंट and these changes can easily adopted under organizing. Organizing structure modify different department according to the changes taking place in the business environment. There is a need for stability in the organization for continuous survival. अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे पब्लिक रिलेशन इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यहाँ पर एक अलग से डिपार्टमेंट बना लिया, उसका नाम रख दिया पीआर डिपार्टमेंट। पीआर कुछ नहीं करता, ये करता है पब्लिक रिलेशन। जिस भी कंपनी ने पब्लिक के साथ अपना रिलेशन मेंटेन कर लिया, उस कंपनी की इमेज आज भी अच्छी है, कल भी अच्छी है और भविष्य में भी अच्छी रहेगी। उसकी इमेज को कोई डिस्ट्रॉय कर पाने वाला, करना क्या, पब्लिक के साथ मेंटेन करना क्या, अच्छा रिलेशन। अच्छा रिलेशन कैसे मेंटेन होगा भाई, पहले तो वही गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल रेट पर, ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट करना कंज्यूमर के अंदर प्रोडक्ट के यूजेज को लेके, ठीक है। अपने प्रोडक्ट के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में खुल के बात करना बिना कुछ छुपाए, ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस ईजिली गेन करा जा सके। ये सब चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती है, न्यूज़ में, मीडिया में अपने प्रोडक्ट के बारे में खुल के बात करना ताकि आप डरे ना। मैं इसमें एग्जांपल आपको देता हूँ छोटा सा अपना, ठीक है। जैसे पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जैसे भी हो, ठीक है, लेकिन उनका पब्लिक रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जो उनके सीईओ हैं अपना बाबा रामदेव, वो खुल के अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरा, वो नॉलेजेबल हैं अपने प्रोडक्ट के, हर एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हैं इन डेप्थ में। आप उनके किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे खुद ही बता देंगे इसमें मैंने ये डलवाया, ये, ठीक है। क्लैरिटी है, इसलिए पब्लिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को पसंद करते भी हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि क्लैरिटी है क्या क्या प्रोडक्ट के यूजेज हैं, क्या यूज़ नहीं है, किसके हमने क्या क्या ऐड करा उसके अंदर, किसको खाने से क्या बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ उसमें क्लियर है। तो इसलिए पब्लिक रिलेशन कुछ लोगों को पसंद आएगा, जिनको पसंद आएगा वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। तो वो कहना चाह रहे हैं जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आ रहा है, हम अपने स्ट्रक्चर को भी चेंज करते हैं। जहाँ जहाँ पे नीड है चेंज करने की, हम उसको जल्द से जल्द चेंज करेंगे ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। तो ऑर्गेनाइजिंग कुछ और नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करना है। क्या डिजाइन करना है, ऑर्गेनाइजेशन को, क्या क्या जॉब पोजीशन होने वाली हैं, सब कुछ हायरार्की में लगाना, ये सब कुछ और कुछ नहीं है, क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स है कंट्रोल। कंट्रोल अच्छा तभी होगा जब हमारा फोर्थ वाला पॉइंट होगा। फोर्थ वाला पॉइंट क्या था, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अगर वर्किंग रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर है, सबको पता है किसको रिपोर्ट करना, किसको रिपोर्ट नहीं करना, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है वो क्या रहेगा, अच्छा है बेकार,
ठीक है। तो ड्यूटीज़ बांट दी हमने सबको, भैया जिसने क्या काम करना, किसको रिपोर्ट करनी, किसको रिपोर्ट नहीं करनी, सब संभाल लेंगे, हमारा कंट्रोल अच्छा रहेगा। उसके बाद डेवलपमेंट पर्सनल है, ये पॉइंट हमारे फर्स्ट से रिलेटेड ही है। जब मैं सही इंसान के हाथ में सही काम दूंगा तभी तो एक एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो पाएगा। सही इंसान सही काम दे दो, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। परफेक्शन तब आता है जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं, नहीं तो स्पेशलाइजेशन परफेक्शन कभी आ पाने वाला। किसी काम को एक बार करने के बाद हम क्या स्पेशलाइज हो जाते हैं? कभी भी नहीं हो पाता है। लेकिन एक ही काम को बार बार करने के बाद हम स्पेशलाइज हो जाते हैं, ये पक्की बात है। तो वही है। उसके बाद एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये जनरल पॉइंट है। अगर सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सही चल रहा है तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के चांसेस क्या हैं? ज़्यादा है कम? ज़्यादा ही ज़्यादा है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं बिल्कुल। सो ये जनरल पॉइंट है हमारा। अब आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की कैसे होगी। आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है, 3 तरह के लेवल आप बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना, टॉप लेवल पे कौन कौन होने वाला है, मिडल पे कौन कौन होने वाला है, लोअर लेवल पे कौन कौन होने वाला है, किसको किस चीज़ की जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन क्या क्या वर्किंग अपनी करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, ये पूरा डिज़ाइन करने को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? मीनिंग पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो भी हमने पढ़ी उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सब रिलेशन क्लियर, ड्यूटीज वगैरह सब हमने लिख दी, कौन क्या क्या करने वाला है सब कुछ हमने पहले से बता दिया, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरल टास्क एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस तरीके से अरेंज करे जाएंगे वो कुछ और नहीं है, यही हमें कौन बताता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है। 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, एक का नाम है फंक्शनल, दूसरे का नाम है डिविजनल। पहले फंक्शन समझते हैं। फंक्शनल क्या है? बेसिकली कि जब मैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल प्रोडक्ट में डील करती है, किसमें? एक ही प्रोडक्ट है, ज़्यादा नहीं, एक ही प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, या फिर एक ही नेचर का प्रोडक्ट बना रही है। अब ये नेचर क्या हो गया भाई? एक वो सिंगल टाइप का प्रोडक्ट, एक है नेचर का प्रोडक्ट। मतलब बेसिकली कहना चाह रहे हैं जैसे बिस्किट बना रहे हैं, ठीक है, तो अब बिस्किट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी वैरायटी है बिस्किट की वो सारी की सारी बिस्किट नेचर की ही कहलाएगी। बिस्किट हो जाए, चाहे उसको हम कुकीज़ कहना शुरू कर दें, लेकिन रहेंगे है तो बिस्किट ही ना, तो वो सबका सब एक ही टाइप का प्रोडक्ट है। क्या है? चाहे उसमें क्रीम वाला हो, चाहे वो ग्लूकोज वाला हो, या जो भी है, वो सबका सब क्या है? एक ही टाइप या एक ही नेचर का प्रोडक्ट माना जाएगा। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। सो अब पढ़ते हैं। When the jobs of similar nature are grouped together on the basis of their functions as separate department for the achievement of organization objective, it is called function structure। ये वही है, हमने सिमिलर नेचर की जॉब्स को इकट्ठा करा और डिपार्टमेंट बना रही है। वो डिपार्टमेंट बना के हमारा और कुछ नहीं बनता, क्या बनता है? फंक्शन स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? ठीक है। चलिए, मेजर डिपार्टमेंट को हम और छोटा बांट सकते हैं माइनर में, माइनर को और छोटा बांट सकते हैं सेक्शन में, और सब सेक्शन में बांट सकते हैं। वर्क हमेशा टॉप टू बॉटम परफॉर्म होता है। चलिए, अच्छी बात है। अब इसको मैं एक बार बना के भी दिखाऊंगा। ये आपके सामने आ गया, ये आपके सामने कुछ और नहीं है, इसको कहते हैं फंक्शन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? फंक्शन स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, इसको ध्यान से समझो जरा अच्छे से, ठीक है। ये तो कंपनी के टॉप लेवल के लोग हो गए, पता है सभी को। दीज आर कॉल्ड व्हाट? टॉप लेवल, ठीक है। नीचे सारे आगे मिडिल लेवल के, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजिंग होती है ना हमारी, ये मेनली किस लेवल में? मिडिल लेवल में चलती है। मालिक तो एक ही रहेगा ऊपर भाई, ठीक है। अब उसने क्या कर रखा है? 4 डिपार्टमेंट बना दिए। पहला HR डिपार्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, और लास्ट में हमारा परचेजिंग डिपार्टमेंट। परचेज मीन्स प्रोडक्शन वाला, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि बिस्किट बना रहे हैं हम लोग, बिस्किट की सारे के सारे जितने ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी लोग रखे जाएंगे बिस्किट बनाने वाले, बिस्किट को मार्केट करने वाले, वो HR देखेगा, ठीक है जी। मार्केटिंग वाले आपको पता ही है, मार्केटिंग देखेंगे सारे। R&D वाले, ठीक है, जो डिजाइनिंग चलेगी, जो अलग अलग टाइप के बिस्किट आएंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अभी तक क्या था कि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, 1-2-3 साल पहले, चिप्स और बिस्किट को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाया गया। आप लोगों ने खाया है, कुछ कंपनी ने उसका नाम पोटैटा रखा है, पोटैटा, कुछ ने अलग अलग, वो सबने खाया होगा सबने। बिस्किट और चिप्स का एक मिक्सचर है, बहुत ही थिन बिस्किट, इतने थिन की जैसे आप चिप्स ही खा रहे हैं। जैसे प्रिंगल्स, सेम वैसा ही बिस्किट है, ठीक है। तो काफ़ी चला, हिट हो गया प्रोडक्ट, और
हर कंपनी ने निकाल लिया उसको। तो ये सब काम सोचने की जिम्मेदारी किसकी है? R&D की। किसकी जिम्मेदारी? ठीक है। परचेजिंग वाले सारे रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करेंगे पूरा और आगे प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। परचेजिंग प्रोडक्शन सारे हमारे इसी से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। और बाकी कुछ कंपनीज में अलग से एक डिपार्टमेंट और बना देते हैं, उसका नाम रखते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो किसको देखता है? पैसे को। पैसा बहुत जरूरी है, ये भी देख के चलना अपना, ठीक है। तो ये एक ही प्रोडक्ट के हैं, किसके हैं? एक ही प्रोडक्ट। बिस्किट का तो पूरा ये सारा का सारा डिपार्टमेंट पूरा किसका? बिस्किट का ही है, ठीक है। इसकी 3 सुटेबिलिटी है। फंक्शनल स्ट्रक्चर तब अच्छा है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक, प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए। मतलब बिस्किट हो सिर्फ बिस्किट, यानी बिस्किट के साथ आप सोचे चलो भाई नमकीन भी बनानी शुरू कर दो। बिस्किट में स्पाइसेस नहीं डलते, नमकीन में स्पाइसेस डलते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग है, बिस्किट की अलग है, दोनों में फ़र्क आ गया नहीं आ गया? बिस्किट को फ्राई नहीं करना पड़ता, नमकीन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट फ्राई करने पड़ते हैं, फ़र्क आ गया नहीं आ गया? चीज़ें तो बहुत फ़र्क पड़ता है इसमें। दूसरा, इट हैज़ डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज़। एक्टिविटी जितनी मर्जी डाइवर्सिफाई हो, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो डाइवर्सिफाई हैं। ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटी अलग है, मार्केटिंग की अलग है, R&D की अलग, परचेजिंग की अलग, प्रोडक्शन की अलग, फाइनेंस की अलग, सबकी एक्टिविटीज़ क्या है? अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, बार बार बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट सिर्फ एक नेचर का होना चाहिए, 2 नेचर नहीं चाहिए, एक नेचर। तीसरा, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड। मैं चाहता हूँ मेरी हर एक एक्टिविटी, चाहे HR की हो, मार्केटिंग की हो, R&D की, परचेजिंग की हो, सबकी एक्टिविटी बेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एकदम बेस्ट। क्लियर होगी बात है? ठीक है। सो बेस्ट ही चाहिए। अब मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आपने पार्ले कंपनी का नाम सुना है बहुत अच्छे से, ठीक है। पार्ले के प्रोडक्ट तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको रियलिटी में बैकग्राउंड में पता नहीं कि पार्ले एक कंपनी नहीं, पार्ले 3 कंपनी है। एक वो है जो पार्ले एग्रो के नाम से आती है, जिसके आप लोग फ्रूटी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एक वो है पार्ले जो सिर्फ और सिर्फ टॉफ़ीज़ बनाती है, ठीक है। और एक वो पार्ले है जो बिस्किट बनाती है। ये अलग अलग ही हैं तीनों, है ये सारे ब्रदर्स की, लेकिन कंपनी अलग अलग ही है। तो तीनों ने कंपनी को अलग अलग ही रखा हुआ है। तो इन्होंने स्ट्रक्चर कौन सा अडॉप्ट कर रखा है? फंक्शनल। क्यों भाई? मल्टी प्रोडक्ट में डील ही नहीं कर रहे हम, तो एक बना रहे हैं, ठीक है। उसी के बहुत सारे टाइप हैं। बिस्किट है तो बिस्किट ही हैं, इतने सारे, बहुत सारी वैरायटी है बिस्किट की, लेकिन सिर्फ क्या है? बिस्किट है। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा हमारा? फंक्शनल। कौन सा रहेगा? ठीक है। चलिए फंक्शनल के एडवांटेज। पहला, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल का मतलब कुछ और नहीं है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मीन्स है जो भी आपकी एक्टिविटी है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी लिख सकते हैं, कि जो आपका फंक्शन है आप उसमें क्या रखो? अपने आप को स्पेशलाइज रखो। जो एक्टिविटी परफॉर्म करो बेस्ट से बेस्ट करो। मार्केटिंग वाले अगर ढंग से मार्केटिंग कर जाएं तो भाई बात ही अलग है। इस पे एक डायलॉग आता है फंक्शन स्पेशलाइजेशन पे ना, वो याद है सबने चक दे इंडिया मूवी देखी है ना, शाहरुख खान का लास्ट में डायलॉग 70 मिनट वाला, कि अगर इस 70 मिनट में टीम का हर एक खिलाड़ी अपना बेस्ट से बेस्ट कर गया तो फिर तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब ये वही कह रहे हैं कि जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, जो हमारे फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट, अगर वो अपने डिपार्टमेंट बेस्ट से बेस्ट काम कर जाएं तो इस कंपनी को हिट होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए फंक्शन स्ट्रक्चर तभी अडॉप्ट करा जाता है जब आप चाहते हैं सारे फंक्शन क्या करें? बेस्ट से बेस्ट काम करें। फंक्शन कौन कौन से हैं भाई? HR का एक फंक्शन है, मार्केटिंग का एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट बना रखे ना मैंने इसके बेसिस पर। अगर ये सब बेस्ट कर जाएं तो कंपनी क्या है? हिट। क्लियर होगी बात? ठीक है। दूसरा, प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ईजी है क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ एक है। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो उन्हें समझाने में दिक्कत आती। प्रोडक्ट सिर्फ क्या है? एक। सबको समझाना है, अपना काम अच्छे से करो और बिस्किट को आगे लेके जाओ, ठीक है। तीसरा, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। देखिए कंपनी के लिए भी बेनिफिट है, मैनेज करना आसान है क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ एक है। इसका बेनिफिट ही यही है, प्रोडक्ट एक है, संभालना ईजी है। मल्टी प्रोडक्ट में संभालना क्या हो जाता है? मुश्किल। इंसान इस पे ध्यान दे, इस पे ध्यान दे, उस पे ध्यान दे। यहाँ प्रोडक्ट सिर्फ एक है, आप अपने सारे डिपार्टमेंट पे ध्यान दो, अच्छा चल जाएगा। उसके बाद, इट एंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। सारे फंक्शन को पूरा अटेंशन दिया जाता है। फंक्शन कौन कौन से हैं? कौन कौन से फंक्शन है इसमें? HR एक फंक्शन हो गया, मार्केटिंग भी एक फंक्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, फाइनेंस हो गया। सबको अटेंशन देंगे
बेस्ट से बेस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता, कम से कम होता है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि सबको मैंने जिम्मेदारी बांट रखी है। मैंने कहा ना भाई सारे डिपार्टमेंट और बेस्ट से बेस्ट करो, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी है सिर्फ वो वही काम करे, कुछ और करने वाला नहीं, इसलिए डुप्लीकेशन के चांसेस क्या है? नील है ही नहीं डुप्लीकेशन के चांसेस। एचआर का काम है लोगो रखना, एचआर ही रखेगा, कोई और रखने वाला, ठीक है। प्रोडक्ट को एडवर्टाइज प्रमोट करने का काम किसका? मार्केटिंग का। प्रोडक्शन वाले नहीं निकल पड़ेंगे थैला उठा के चल भाई चल हमारा प्रोडक्ट ले, हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट, नहीं, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो वही करेगा, इसलिए डुप्लीकेशन के चांसेस, ठीक है। उसके बाद इसमें ट्रेनिंग एम्प्लॉय की सिंपल है क्योंकि आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के अंदर ट्रेनिंग लेनी है, बाकी किसी चीज में ट्रेनिंग ही नहीं लेनी। अब ठीक है, कोई भी इंसान है उसको रखा हुआ नौकरी में, उसे पता भाई बिस्किट ही बेचना है, बिस्किट ही बनाना है, सब कुछ किससे रिलेटेड है? बिस्किट से रिलेटेड। तो उसका माइंडसेट क्या है? ईजी भी है सेट आउट करना और परफॉर्मेंस भी अच्छी रह सकती है। इसके कुछ नुकसान भी है। पहला नुकसान, इसमें लेस एम्फोसिस होता है ओवरऑल एंटरप्राइज पर। मतलब सारे जो फंक्शनल हेड है ना हमारे, जो फंक्शन कर रहे हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ठीक है, वो कह रहा भाई मैं मार्केटिंग बेस्ट से बेस्ट करूंगा, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल मैं देता हूँ, देखो जब हर इंसान अपना बेस्ट करने में लगता है ना कि भाई मेरे को अपना बेस्ट ही करना है, तो वो सामने बराबर वाले को देख के नहीं चलता बिल्कुल कि वो सही से कर रहा है नहीं कर रहा है। हर इंसान सोचेगा मैं बेस्ट करूंगा। अब होगा क्या, मान लो प्रोडक्शन वाले ने अपना बेस्ट नहीं करा, मार्केटिंग वाला बेस्ट कर रहा है, प्रोडक्शन वाले ने बेस्ट नहीं करा, क्या होगा? प्रोडक्ट चल जाएगा? चल जाएगा प्रोडक्ट? नहीं चल सकता। ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि हर इंसान अपने आप को बेस्ट बनाने में लगा है, यानी कि बाकी सबको भी देख के चले। इकट्ठे होना चाहिए बहुत ज़रूरी, लेकिन बेस्ट होने की होड़ में कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाता है, ये दिक्कत आती है। दूसरा, व्हेन डिपार्टमेंट बिकम टू लार्ज कोऑर्डिनेशन डिक्रीजेस। बहुत बड़े डिपार्टमेंट हो गए, कोऑर्डिनेशन अपने आगे, तो पता ही आपको कोऑर्डिनेशन जैसे जैसे साइज बढ़ता है कोऑर्डिनेशन अपने में क्या हो जाता है? कम हो जाता है, दिक्कत है अपना। तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में हो सकता है। मान लो पैसे को लेके हो सकता है, कोऑर्डिनेशन कम हो जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है दो डिपार्टमेंट के बीच में। भाई मार्केटिंग वाला क्या, भाई मैं तो बेस्ट कर रहा हूँ, ब्लेम कौन लेगा ये बताओ? प्रोडक्ट नहीं चला उसका ब्लेम किसके ऊपर डालेंगे? मार्केटिंग वाला सर मैंने तो बेस्ट मार्केटिंग करेगी, प्रोडक्ट वाला कहेगा हाँ सर मैंने बेस्ट नहीं किया, मान जाएगा बताओ? आपको लगता है सर मैंने तो बेस्ट से बेस्ट बनाया था, इन्हें बेच नहीं आता बिल्कुल भी। हर इंसान ब्लेम किस पे डालता है? भाई हमेशा ध्यान, गलती हमेशा सामने वाले की होती है, गलती हमेशा सामने वाले की। हमारी तो गलती है ही नहीं, गलती किसकी? सामने। इसकी वजह से हुआ है, कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। उसे पता जिसने एक्सेप्ट करा नौकरी से, कौन बेवकूफ होगा ये बताओ? कोई एक्सेप्ट करेगा? कोई भी नहीं करने वाला। क्लियर होगी बात? ठीक है। उसके बाद इट में लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी में आप नए प्रोडक्ट को ऐड नहीं कर सकते, और दूसरा इसके अंदर क्योंकि आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो सारे के सारे सिर्फ, मान लो जैसे बिस्किट वाली फर्म है, वो सिर्फ बिस्किट ही बनाने में एक्सपर्ट है। अगर मैं चाहूँ इन्हें कि कुछ और काम करा लूँ, कहीं और शिफ्ट कर दूँ, ये पॉसिबल नहीं है, इसमें दिक्कत बड़ी आती है। उसके बाद एम्प्लॉइज गेट ट्रेनिंग इन वन फंक्शन, सो दैट ये मैंने बताया शिफ्ट नहीं करा जा सकता, ठीक है। और ओके, एक और इसमें प्रॉब्लम आती है, छोटी सी प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लो एक इंसान है वो बिस्किट की मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, उसका माइंडसेट सिर्फ सेट हो चुका है बिस्किट की मार्केटिंग करने में। मैं कह रहा हूँ कि अब आप इसको जो है असेंशियल नीड की तरह मार्केट करना शुरू करो, कर पाएगा? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब तक अगर मैं इंडिया में बिस्किट बेच रहा हूँ तो बिस्किट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू टी और कॉफ़ी, कॉफ़ी भी नहीं खैर, बिस्किट इज कॉम्प्लीमेंट टू टी, ठीक है, यही है ना, ठीक है। तो लोगों की मेंटालिटी किस पे टिकी हुई है? भाई चाय के साथ, ठीक है। अब उसमें मेंटालिटी अगर चाय के साथ खाना है तो भाई कितने लोग ऐसे हैं जो नमकीन बिस्किट खाना पसंद करेंगे, कितने हैं जो मीठा ही खाएंगे? नहीं, बहुत होंगे भाई, 80-90% तो मीठा खाने वाले हैं, बाकी 10% क्या खाएंगे? नहीं, चलो नमकीन बिस्किट खा लेते हैं अपना, होंगी मेंटालिटी अपना वो चल रही है अपना। अब इस मेंटालिटी को ब्रेक कर पाना इतना आसान, इसलिए कंपनी को भी इस मेंटालिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता ही पड़ता है। तो पर्सपेक्टिव जो होता है वो क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है, ऑप्शन ही नहीं बचता हमारे पास। और लास्ट पॉइंट है, कोई डिपार्टमेंट ब्लेम नहीं कर सकता। ये सबसे इजी पॉइंट है और सबसे आसान है अपना। आप किसी डिपार्टमेंट को ब्लेम कर नहीं पाओगे बिल्कुल भी, क्योंकि सब डिपार्टमेंट क्या कहेंगे? सर मैंने तो बेस्ट करा था। गलती किसकी? सामने वाले की, मेरी तो गलती है ही नहीं बिल्कुल भी। तो जो मालिक हैं वो किसको ब्लेम करें? किसको नौकरी से निकालें? निकाल देंगे किसी को भी? निकाल नहीं सकते, ये दिक्कत है।
आता हमारा डिविजन स्ट्रक्चर। डिविजन स्ट्रक्चर क्या होता है? सम ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर। किसका सम है? फंक्शनल का। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टी प्रोडक्ट में डील करती है वो अपने हर प्रोडक्ट के लिए अलग से फंक्शन स्ट्रक्चर बना लेती है। जैसे आप एग्जांपल ले लो आईटीसी का। अब आईटीसी इतनी बड़ी कंपनी है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती है। आईटीसी का भाई सबसे फेमस प्रोडक्ट हो गया सिगरेट, ठीक है। और क्या आता है आईटीसी का? कॉस्मेटिक आता है, फेमस है आईटीसी का कॉस्मेटिक, ठीक है। और क्या आता है आईटीसी का? स्टेशनरी आती है आईटीसी की, पता है सभी को। आईटीसी के बिस्किट आते हैं, ठीक है। स्नैक्स भी आते हैं, ठीक है। बिंगो वगैरह सब आता है अपना, ठीक है। क्या लगता है वो जिस कंपनी में तंबाकू बन रहे उसी कंपनी में बिस्किट भी बना रहे? वैसे है तो आइडिया तो अच्छा है, पॉसिबल है। उसी उसमें नमकीन थोड़ा सा ये भी छिड़क दो, मजे आ जाए, हैं? सही है ना। उसी में जो yippee बना रखा मसाले के अंदर भी वही डाल दिया, क्या बात है। जो बच रहा डाल दो, इसी में कोई दिक्कत नहीं, लोग खुशी होंगे। पता चले कंपनी की सेल रातों रात ही सारे yippee मार्केट से गायब हो गए, हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो ऐसी कंपनीज को अडॉप्ट करना पड़ता है डिविजन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? डिविजनल। डिविजन स्ट्रक्चर का मतलब है सम ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर। किसका? फंक्शन स्ट्रक्चर का सब, ठीक है। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए एक अलग से ही मैंने पूरा फंक्शन स्ट्रक्चर तैयार कर दिया पूरा। उसके लिए फंक्शन हेड भी बना दिया कि भाई आप हमारे बिस्किट डिवीजन को संभालो, मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर बी को आप हमारे सिगरेट डिवीजन को संभालो। मिस्टर सी आप हमारे फाइनेंस उसको कॉस्मेटिक डिवीजन को संभालो। ऐसे करके मैंने सबको अलग अलग डिवीजन बांट दिए, डिवीजन हेड बना दिए। समझ आ गए? डिवीजन हेड का मतलब है उस डिवीजन हेड के नीचे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पूरा फंक्शन स्ट्रक्चर चल रहा है। मिस्टर ए अगर लीड कर रहे हैं कॉस्मेटिक डिवीजन को, तो उनकी जिम्मेदारी है कॉस्मेटिक डिवीजन का एचआर मैनेजर लेकर आना, कॉस्मेटिक डिवीजन का मार्केटिंग मैनेजर लेकर आना, कॉस्मेटिक डिवीजन का फाइनेंस मैनेजर लेकर आना, कॉस्मेटिक डिवीजन का प्रोडक्शन मैनेजर लेकर आना, कॉस्मेटिक डिवीजन का आर&डी मैनेजर लेकर आना। सबकी जिम्मेदारी किसके? मिस्टर ए की, वो संभालेंगे। समझ आ गई बात? कंपनी के मालिक जो भी होंगे वो मिस्टर ए से पूछेंगे कि ये आपके कॉस्मेटिक चल क्यों नहीं रहे, क्या दिक्कत है। जिम्मेदार कौन है? मिस्टर ए। सीधी सीधी अकाउंटेबिलिटी बहुत आसान। किसके ऊपर ब्लेम करना है? आसान है। जो प्रोडक्ट नहीं चल रहा उसके डिवीजन हेड को बोलो, भाई कर क्या रहा है तू? जब मैंने तेरे को जिम्मेदारी दी है इस काम की तो मैं तेरे से पूछूंगा। इसमें ये सबसे बड़ा फायदा है। आपने जब डिवीजन हेड बना दिए तो अब उससे पूछो कि काम क्यों नहीं हो रहा ढंग से। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। इसे कहते हैं कौन सा स्ट्रक्चर? डिविजनल स्ट्रक्चर। मीनिंग क्लियर हो गया डिविजन स्ट्रक्चर का क्या है, ठीक है। सो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन लार्ज इन साइज एंड प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट जब भी बनाएंगे कौन सा स्ट्रक्चर करेंगे? डिविजनल, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे आगे। भैया हर डिवीजन के अंदर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के लिए पूरा। हर डिवीजन मल्टी फंक्शनल है, उसके नीचे बहुत सारा प्रोडक्शन है, परचेज है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, मतलब पूरा फंक्शन स्ट्रक्चर हर डिवीजन के अंदर है पूरा, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने भाई टेक्सटाइल वाला दिया। चलिए आ गया आपके सामने, देखो भाई मान लो आईटीसी का एग्जाम्पल है। टेक्सटाइल अलग, कॉस्मेटिक अलग, मेडिसिन अलग, फूड अलग, ठीक है। रखो अपने अपने बंदे और काम कराना शुरू करो। हेड बना दिया मिस्टर ए, मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर सी, मिस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जिम्मेदारियां हैं भाई, अपने अपने काम संभाल लो, बेस्ट से बेस्ट करो। समझ आ गई बात क्या है? ठीक है। ये सब लोगों को रखो, काम कराओ। इन सब लोगों को रखो, काम करो। अगर टारगेट पूरे ना हुए तो जिम्मेदार कौन? मिस्टर बी। कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट नहीं चला, पूछो इनसे क्या दिक्कत है। समझ आ गई बात? तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किससे पूछेंगे? डिविजनल हेड से पूछेंगे। किससे? डिविजनल हेड से। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके फायदा क्या है? पहला, ग्रोइंग कंपनीज ये स्ट्रक्चर अडॉप्ट करती है, क्योंकि उन्हें और प्रोडक्ट ऐड करने पड़ते हैं। जो कंपनी ग्रो कर रही है उसको और प्रोडक्ट ऐड करने पड़ेंगे। बात क्लियर हो गई। दूसरा, जो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन जाती है। अभी प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है भाई? मान लो जैसे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, ठीक है, टेक्सटाइल डिवीजन हो गया पूरा। मैं चाहता हूं टेक्सटाइल मेरी बेस्ट से बेस्ट हो। एक चीज हमेशा रखना, यहां पर जब भी ये डिवीजन बनाए जाएंगे ना, कोई भी डिवीजन ऐसा नहीं बनेगा जो अपने ही किसी डिवीजन को कॉन्ट्राडिक्ट करके चल रहा हो। ये बात समझ आ गई भाई? टेक्सटाइल बेस्ट बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि मार्केट में कॉस्मेटिक का नाम खराब हो जाए। टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक का आपस में कोई रिलेशन है क्या? बताओ, है?
कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन दूर दूर तक? टेक्सटाइल कॉस्मेटिक का कंपनी के बिहाफ पे सोचो ना कि कंपनी एक जगह टेक्सटाइल प्रमोट करी है, एक जगह कॉस्मेटिक प्रमोट करी है, तो क्या ऐसा हो सकता है ये कॉन्ट्राडिक्ट करे? कोई नहीं, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कॉन्ट्राडिक्ट होने के, है क्या? ठीक है, क्लियर होगी बात? तो टेक्सटाइल प्रमोट करें तो टेक्सटाइल अच्छे से प्रमोट करो, और कॉस्मेटिक प्रमोट करो कॉस्मेटिक अच्छे से प्रमोट करो। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। जब भी आप बहुत सारे के प्रोडक्ट बनाएंगे तब आपको क्या लेके आना पड़ेगा? डिविजन स्ट्रक्चर। कौन सा? इनके ऊपर केस स्टडी आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फंक्शनल डिविजन के ऊपर केस स्टडी ज़्यादा आती है। ठीक है, तो फंक्शनल पहचान जाओगे, एक ही तरह का प्रोडक्ट होगा, पहचान लोगे आराम से। डिवीजन में जहाँ एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट हैं, एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कौन सा है? डिवीजन। एडवांटेज, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट रखी जाती है। जो डिपार्टमेंट डिवीजन हमारा काम कर रहा है, जिसके लिए प्रोडक्ट के लिए बेस्ट से बेस्ट बनाएगा। दूसरा, इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन आता है। सबको अपने अपना काम करना है, कोई किसी के अंदर दखलबाजी करने वाला नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन होने के चांसेस क्या हैं? ज़्यादा है कम? ज़्यादा ही है। तीसरा, हमारे पास फास्टर डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, क्यों? टेक्सटाइल डिवीजन हमारा मिस्टर ए लीड कर रहे हैं, मुझे टेक्सटाइल डिवीजन से रिलेटेड कुछ फैसला लेना है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किससे बात करेंगे? मिस्टर ए से? बी सी डी किसी और से बात करनी नहीं, एक ही इंसान से बात करनी है। सारे एम्प्लॉय वगैरह किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। फैसला जल्दी या लेट? जल्दी, क्योंकि बात सिर्फ एक इंसान से होगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, उसके बाद ये फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए क्योंकि मैं और नए प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूं बिना पुराने को डिस्टर्ब करे। ऐसा हो सकता है, फ्लेक्सिबल है। आपको नया डिवीजन बनाना है, एक और बना लो। अब कल आईटीसी की इच्छा हो जाए कि भाई मैं तो मोबाइल फोन भी बेचूंगी, बेच ले भाई, किसने रोका? बना लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक्सपेंशन ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं इसके अंदर। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी सबसे आसान है, क्योंकि जो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है सीधा उसके डिवीजन हेड को पकड़ो, उससे पूछो कि क्या दिक्कत है। एम्प्लॉय वगैरह किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कौन जिम्मेदार है? डिविजनल हेड। कौन है? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, मान लो एक पर्सन है, ठीक है, उसके हमारी सिटी में 5 स्कूल्स हैं। ठीक है, उन 5 स्कूल्स के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई, सबको अलग अलग दे दिया गया भाई। ठीक है, घर के बच्चे ही मान लो भाई, बड़े बच्चे को दे दिया एक स्कूल, उससे छोटे को एक और, उससे छोटे को एक और, उससे छोटे को और, उससे छोटे को एक और, ऐसे करके दे दिया। ठीक है, अब जो हेड है वो लास्ट में अकाउंटिंग या हेड होने पे पूछेंगे, हाँ भाई दिखाओ कितना कितना रेवेन्यू है स्कूल का। आगे भाई सारे रेवेन्यू लेकर। ठीक है, लास्ट ईयर का रेवेन्यू और इस ईयर के रेवेन्यू में कुछ ग्रोथ है या नहीं, चेक करा जाएगा। अगर ग्रोथ है गुड, ग्रोथ नहीं है तो डांट किसको पड़ेगी? जिसके उसमें ग्रोथ नहीं है। या तो रिटेन रखो या फिर ग्रोथ दिखाओ। ये तो नहीं कि डिक्लाइन हो गया तो फिर दिक्कत तो आएगी, तो डांट पड़ सकती है। तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी क्या हो गई? आसान हो गई, क्योंकि सबने जिम्मेदारियां पूरी बांट रखी है। हमें नहीं पता, हमें क्या चाहिए? ग्रोथ। ये बात क्लियर होगी? डिसएडवांटेज है, ये महंगा बहुत है। महंगा तो अपने आप ही होना है, क्योंकि एक कंपनी जब मल्टी प्रोडक्ट बनाएगी तो कॉस्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयां बहुत होती हैं डिवीजन के बीच में। कैसे? हर डिवीजन चाहता है मैं अपना बेस्ट से बेस्ट करूं। ठीक है, कंपनी तो पीछे ऑनर तो एक ही है। ठीक है, हर इंसान ऑनर से ज्यादा लेना चाहता है ताकि वो अपने डिवीजन को अच्छे से अच्छा कर पाए। मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, अब जैसे आईटीसी के एग्जांपल हम ले रहे थे। ठीक है, अब कॉस्मेटिक डिवीजन वालों ने मान लो किसी अच्छी सेलिब्रिटी से, लेट अस सपोज दीपिका पादुकोण से ऐड कराया, उस ऐड की कीमत है 15 करोड़ का ऐड है। ठीक है, अब उसको देखा देखी में जो वो है अपना क्या कहते हो स्टेशनरी डिवीजन वाला हो गया, पेन पेंसिल ये सब आता है ना आईटीसी का अपना, वो कह रहे अच्छा उन्होंने 15 करोड़ लगा दिया ऐड पे, हम भी लगाएंगे। उन्होंने कहा हम तो शाहरुख खान से ऐड कराएंगे, 20 करोड़ का ऐड है स्टेशनरी का। अब बताओ ऐड करा के कुछ फायदा है? शाहरुख खान कहेगा भाई पेन बहुत बढ़िया चलता है ले लो, तो लोग लेना शुरू कर देंगे। बताओ इज इट पॉसिबल? पेन के साथ क्या उसका कोई नाता है दूर दूर तक? कोई नाता नहीं है। लेकिन किसमें देखा देखी के चक्कर में क्या करा, अच्छा उन्होंने 15 लगाए हम 20 लगाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट को और अच्छा दिखाएंगे, जबकि प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन देखा देखी में दिक्कत होती है। समझ आ गई बात? तो इसमें प्रॉब्लम चलती ही चलती है। क्लियर होगी बात? तो ये डिवीजन में आपस में क्या है, लड़ाइयाँ चलती रहती है, कॉम्पिटिशन चलता है, जिसकी वजह से नुकसान किसको हो रहा है? पेरेंट कंपनी को नुकसान हो रहा है। आईटीसी के पैसे लग रहे हैं, पैसे किसके लगे? आईटीसी के। 20 करोड़ लग गए ऐड में, लग गए तो लग गए, नुकसान ही है ना, फायदा तो नहीं इसको, कुछ बेनिफिट तो नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान है। ये बड़ी दिक्कत होती है, कॉन्फ्लिक्ट बड़े होते हैं इसके अंदर।
उसके बाद ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन ओन डिपार्टमेंट, वही है, सब अपने उस पर काम कर रहे हैं ना, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सफर कर जाते हैं कभी कभी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, हर डिवीजन अपना लगा हुआ है, ठीक है, कि भाई मैं बेस्ट से बेस्ट डिवीजन बनूं, मैं बेस्ट डिवीजन बनूं। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि कॉस्ट किसकी बढ़ रही? ऑर्गेनाइजेशन की। ये दिक्कत है। डिफरेंस है हमारे पास, छोटा सा एक बार देख लेते हैं। पहला जो हमारा फंक्शन स्ट्रक्चर है वो फंक्शन के बेस पे बनता है, ठीक है। उसके बाद डिविजनल वाला प्रोडक्ट के बेस पे बनता है, ठीक है। इसको हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर जो है फंक्शंस के बेसिस पे बनता है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट की बात करूँ, तुम बताओ कौन सा महंगा कौन सा सस्ता? फंक्शनल सस्ता है या डिविजनल? फंक्शनल सस्ता है और डिविजनल वाला तो थोड़ा महंगा ही है, पता है आपको। कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो किसमें ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रहता है, फंक्शनल में डिविजनल में? किसमें? डिविजनल में कोऑर्डिनेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। कंपनी का एक ही प्रोडक्ट होगा ना, जब प्रोडक्ट एक ही होगा अपना तो दिक्कत ज़्यादा आएगी, लेकिन जब कंपनी मल्टी प्रोडक्ट डील करेगी ना तो कॉम्पिटिटिव स्पीड भी ज़्यादा होती है। जहाँ कॉम्पिटिटिव स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पे जो हेड होगा वो टाइमली इंसेंटिव और ऐसे पर्क्स देता रहेगा ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे। उसे पता मुझे बेस्ट से बेस्ट काम कराना है, मेरे को अपने आप को प्रूव करना है। ये तो फर्क पड़ गया ना। आपको अगर मैंने किसी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, डिवीजन का हेड बना दिया कि भाई टेक्सटाइल डिवीजन आप संभालो, तो आपको पता है कि मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि टेक्सटाइल की ग्रोथ बाकी सारे प्रोडक्ट्स से सबसे ज़्यादा है, तो आप भी एफर्ट ज़्यादा करोगे और कोऑर्डिनेशन भी क्या रखोगे? ज़्यादा रखोगे। भैया टीम में सबको खुश रखो, सब खुश रहेंगे तो बेस्ट से बेस्ट एफर्ट कर पाएंगे। ये फ़र्क है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, फंक्शन स्पेशलाइजेशन बताइए। अकाउंटेबिलिटी, इसमें अकाउंटेबिलिटी आसान है, इसमें अकाउंटेबिलिटी मुश्किल है। मैंने आपको बताया था जो डिवीजन नहीं चला उसके डिवीजन हेड को पकड़ लो कि क्या दिक्कत है। इसमें डिपार्टमेंट के हेड को पकड़ा नहीं जा सकता, सब ब्लेम लगाएंगे। मैं डिवीजन हेड्स को ब्लेम ट्रांसफर नहीं कर सकता, डिवीजन हेड, समझ रहे बात? डिवीजन हेड के लिए ब्लेम ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल है, जबकि डिपार्टमेंटल हेड के लिए ब्लेम ट्रांसफर करना आसान है। समझ लो दोनों में फर्क क्या है? भाई डिवीजन हेड को मुझे नहीं पता, आपको चलाना है, जैसे मर्जी चलाओ, पैसा दे दिया मैंने आपको, आप चला के दिखाओ इस प्रोडक्ट को मेरे, ठीक है। उधर प्रोडक्ट एक ही है, सब डिपार्टमेंट से उसकी वजह से चला, उसकी वजह से चला, लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी। क्लियर होगी बात ही, ठीक है। जब किसी भी इंसान को डिविजनल हेड बनाया जाता है ना, उसे ऑटोनॉमी दी जाती है ऑपरेशंस में, मतलब आज़ादी, जैसे मर्जी करो, मुझे क्या देखना है? ग्रोथ, बस प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, सेल बढ़नी चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, एनी हाउ बाय हुक और क्रुक फायदा लेके आओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। समझ आ गई बात? और लास्ट टू टेबल है, मल्टी प्रोडक्ट के लिए वाली और सिंगल प्रोडक्ट के लिए ये वाली, ठीक है। ओके, कुछ हमारे इससे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं आप लोगों से, एक बार देखते हैं। चलिए कौन सा आना चाहिए, आप पहचानिए यहाँ पे कौन सा आपको लग रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। सम फ्रेंड्स ज्वाइन टुगेदर एंड सेट अप अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। द कंपनी मेक्स डिफरेंट प्रोडक्ट, 3 products of the company have been successfully launched in the market. The company has not succeeded in launch or there 4 products in the market. फिलहाल कंपनी कौन सा चल रही है बताओ भाई? डिविजनल, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर चुकी है तो डिविजनल ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। फंक्शन से तो काम चलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। कौन सा लेना पड़ेगा? डिविजनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ऑफ रोस्टेड कॉफी कॉर्पोरेशन। देखते हैं कौन सा है कंपनी का। रोस्टेड कॉफी कॉर्पोरेशन इज अ कॉफी हाउस chain operating in 7 states of India through its effective organization structure. It has grown despite pressure from competitors in the national market. The company has purchased a production department, supply chain and management and logistic department, brand management department, sales department, बहुत डिपार्टमेंट है कंपनी के पास, कमी कुछ नहीं, प्रोडक्ट तो एक ही है, बात ही चल रही है कॉफी हाउस, ये जो भी है रोस्टेड तो फंक्शनल ही है। समझ आ गया सभी को फंक्शनल क्या भाई? एडवांटेज आप बता ही देंगे क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं। अच्छा, जो पैराग्राफ में बताए हैं तो बता ही दो अपना। फिलहाल पैराग्राफ की बात करूं सो ट्रेनिंग देनी आसान है एम्प्लॉयज़ के अंदर, वर्क को डिवाइड करना इजी है, स्पेशलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, ये कुछ हमारे जनरल रहते हैं, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थर्ड, अगेन आपसे पूछा गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जेमको लिमिटेड का, और उसका एडवांटेज हम दे देंगे बाद में। चलो जी, एडवांटेज के बाद में करेंगे, पहले देखते हैं स्ट्रक्चर कौन सा है। आराधना एंड गंधर्वा, 2 heads of 2 departments in the Jamco Limited. The efficient manager able to motivate the employees and their respective department to improve performance. However, their drive to excel to their sphere of activity instead of giving emphasis on the objective of the enterprise has hindered the interaction between the departments that Aradhana and Gandharv are handling.
Often they are interdepartmental conflict and they have become impossible, that is incompatible. This has proved to be harmful in the fulfillment of the organization objective. The situation has deteriorated to such an extent that the CEO of Jamco Limited has hired consultant Rashmi to resolve the problem. After studying situation closely, Rashmi found that the problem has arisen due to inflexibility and narrow perspective of the part of the Aradhana and Gandharv. She is one of the view that situation is the result of type of organized structure Jamco has limited. Okay. फंक्शन लिया भाई इसमें फिलहाल तो हाँ, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी फंक्शनल में ही होती है। ये तो पूछा कौन सा स्ट्रक्चर है, तो यही है। इसके इनफ्लेक्स एडवांटेज पूछे इन्होंने, जनरल डिसएडवांटेज पूछते तो वही ऊपर आएगी हमारे पास, कि इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इसमें नैरो पर्सपेक्टिव रहता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि स्मूथनेस नहीं आ पाती फंक्शन, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो ये तो चलता ही रहता है, कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है, ये बड़ी दिक्कत आती है इसके अंदर। नेक्स्ट वाला हमेशा फिर हमारे पास आ गया, ओके, नेम द फ्रेमवर्क विच द डाइवर्सिफाई ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफाई कर रही है, बढ़ रही है अपने आप में, वो 99% कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं, डिविजनल। फिर भी एक बार चेक करो कि इनके पास कहीं ऐसा ना हो कि इनके पास कोई स्ट्रक्चर ही ना हो, फिर भी अपने काम को बढ़ा रही है, क्योंकि उन्होंने यहाँ डाइवर्सिफिकेशन में ये नहीं लिखा कि कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो एक बार चेक करना पड़ेगा, नहीं तो इसका आंसर वैसे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, डिविजनल आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं मल्टी प्रोडक्ट है या नहीं, चलिए देखते हैं फटाफट हम लोग। किरण इंडस्ट्रीज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस फर्नीचर। द कंपनी चूज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन, इंप्रूव इट्स ग्रोथ पोटेंशियल, इंक्रीज मार्केट शेयर। As the project was important, many alternatives were generated for the purpose and were thoroughly discussed among the members of the organization. After evaluating the various alternatives, Sukhvinder, the managing director of the company, decided that you should add home interior and furnishing to a new line of product. भाई नया ऐड कर रहे हैं, होम इंटीरियर अलग है, ठीक है, फर्निशिंग अलग है, अपना फर्नीचर अलग चीज़ है, इंटीरियर में बहुत चीज़ें आती है, टाइल्स वगैरह ये सब भी आता है, अपना सीलिंग वगैरह सब आती है, तो ये सब अलग है, फर्नीचर से तो अलग होती है। तो इट मीन्स कंपनी कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगी, कौन सा, डिविजनल। लिमिटेशन आप बता ही देंगे, कोई सी है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला फिर स्ट्रक्चर कौन सा है आपने, देखो स्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा केस स्टडी आती है इस चैप्टर के अंदर, सबसे ज़्यादा केस स्टडी स्ट्रक्चर पे। और जब जब स्ट्रक्चर की केस स्टडी आएगी, या तो पूछेंगे एडवांटेज बताओ सार में दो, या पूछेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ दो। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको अच्छे से करके चलनी पड़ेगी। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का यही है। दोनों स्ट्रक्चर सभी के माइंड में सेट होने चाहिए 100%, और आइडेंटिफाई करने के बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज ही 99% क्वेश्चन पूछी जाती है, तो ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। अगेन स्ट्रक्चर बताओ भाई कौन सा आपको लगता है, शूज़ है और लेदर बैग्स, वेस्टर्न फॉर्मल वियर, ये सब बनाना चाह रही है कंपनी, ठीक है। दिस विल एनेबल द मार्केट ऑफ द हर बिजनेस एज वन स्टॉप फॉर वर्किंग वुमेन। ओके, अभी फिलहाल तो कंपनी सिर्फ शूज़ बना रही है, ठीक है, और अब कंपनी जो है कॉर्पोरेट वियर पे भी आ रही है अपना, ठीक है, और वेस्टर्न फॉर्मल वियर। अब देखो कंपनी शूज़ बना रही है, शूज़ बनाने में और पूरी ड्रेस बनाने में, फॉर्मल वियर बनाने में कपड़े का भी इस्तेमाल है। अब जूतों में बनाने में और कपड़े बनाने में फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स इन्हें नया ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सा अडॉप्ट करेगी, डिविजनल, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो रीज़न पता होने चाहिए इजीली। अगेन स्ट्रक्चर पहचानना आपको कौन सा है, ठीक है। ओके, देखते हैं एक बारी। Company manufacture popular brand of toys, has been enjoying good market operation. It has a function organization structure with separate department. अभी functional organization structure है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, सारे डिपार्टमेंट है उसके पास, ठीक है। Lately to use its brand name and also in cash on a new business opportunity, it is thinking to diversify and manufacturing new range of electronic toys for which a new market is emerging. अब न्यू रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज पे आ रही है कंपनी के। फिलहाल ऑलरेडी कौन सा है, टॉयज का ब्रांड तो कंपनी के पास ऑलरेडी है, तो फिलहाल अब कंपनी को आपको क्या लगता है, स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए? पहले टॉयज बना रहे हैं, अभी भी टॉयज बना रहे हैं, तो फिलहाल तो नीड नहीं है बिल्कुल भी, तो फिलहाल है। गिव कॉन्क्रीट रीजन विद रिगार्ड बेनिफिट द कंपनी विल ड्राइव फ्रॉम इट स्टेप्स इट शुड टेक। तो वैसे तो नीड है नहीं बिल्कुल भी, फिलहाल पहले भी टॉयज बना रही है, बस अब इलेक्ट्रॉनिक रेंज लॉन्च करेगा टॉयज की अपना, तो है तो टॉयज में ही सारी की सारी, तो अडॉप्ट तो करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। फिर भी अगर हम कहते हैं अगर डिवीजन अडॉप्ट करती है तो फायदे क्या होंगे, बता देंगे उसके भी एक बारी, ठीक है। स्ट्रक्चर अगेन कौन सा है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टीवी, रेफ्रिजरेटर सब चल रहा है अपना, ठीक है। और कंपनी डिसाइड टू मैन्युफैक्चर स्टेबलाइजर्स भी लॉन्च कर रही है वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए।
अब टीवी ये सब अलग प्रोडक्ट हैं, स्टेबलाइजर अलग प्रोडक्ट हैं, तो अपने आप कौन सा लेना पड़ेगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी देख लेते हैं एक बार। अगेन स्ट्रक्चर पूछा गया आपसे, स्वीट्स एंड मोर कौन सा एडिट कर रहा है, लग रहा भाई कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसमें तो है ना, फंक्शनल है। अच्छा स्वीट ये तो अलग अलग होगी, ये तो अपने आप ही बहुत प्रोडक्ट हो गए, तो इसमें तो कौन सा रहेगा, डिविजनल ही रहेगा ना, क्योंकि स्वीट, नमकीन, कुकीज़ ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, एक टाइम में तो बन नहीं सकती पूरी पूरी। हाँ तो डिविजनल है, और उसकी लिमिटेशन आपको बताइए, इंक्रीज इन कॉस्ट भी मेंशन करी है। वैसे उन्हें एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही पूछे हैं, तो मैंने बताया कि एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही बहुत अच्छे से करके चलने हैं, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए दो तरह के हमारे और ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल इनफॉर्मल, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। पहले आपको क्लियर कर दो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा खुद बनाई जाती है ताकि सब वर्किंग सिस्टमेटिकली चल पाए। इसमें रूल्स क्लियर हैं, रेगुलेशंस क्लियर है, इसमें कौन किससे बात कर सकता है, कौन किससे बात नहीं कर सकता, क्या बात कर सकता है, क्या बात नहीं कर सकता, सब कुछ स्टेटेड पहले से ही कर दिया जाता है। रिटन रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उनको बता दिया जाता है। जब एक इंसान को जॉब ऑफर दिया जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उसमें सब कंडीशन लिखी होती है कि आप इतने बजे आएंगे, आपका किस किस से बात कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियस ही बात है हायरार्की में किस किस से बात कर सकते हैं, किससे बात नहीं कर सकते, किसको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, किसको आप डायरेक्टली अप्रोच भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी सब कुछ पहले से स्टेटेड होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जो रूल्स रेगुलेशन से घिरी हुई हो उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा, और इसका सिर्फ एक ही टारगेट है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। किसको अचीव करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, क्या करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, जो कि मेन है, ठीक है। जो पढ़ने जाते हैं वो है फॉर्मल, ठीक है। उसके अलावा जो भी गतिविधियां स्कूल में चलती हैं, ठीक है, वो सबके सब किस में आती है, इनफॉर्मल में, ठीक है। जाते तो सब लोग क्या करने, पढ़ने के लिए ही हैं, बाकी आप समझ आ रहे हैं, वो सबका सब किस में आ गया, इनफॉर्मल में, ठीक है। बस सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल वाले आपको पढ़ाने के लिए ही बुला रहे हैं, आप स्कूल पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं, सब फॉर्मल है, बाकी आपको पता ही है। इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट बनाता है गोल्स पाने के लिए, क्या पाने के लिए, गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन खुद बना रही है, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट खुद बना रहा है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कराने के लिए, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। इसमें लोगों की जॉब डिफाइंड है, हर एक इंसान का काम डिफाइंड है, उसकी अथॉरिटी डिफाइंड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप डिफाइंड है, डेजिग्नेशन डिफाइंड है, सब कुछ, मतलब जो फॉर्मल चीजें हैं सब कुछ मैं बता चुका हूं, ये सब कुछ इसमें ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। आपको यहां पे आके बैठना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना, आप इससे बात कर सकते हो, इससे बात नहीं कर सकते, सब कुछ स्टेटेड है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्लैरिफाई करता है बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कहां तक और किस लिमिट तक बात कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन को लेकर आता है, और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। इसके कुछ फीचर है, पहला रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करता है, इंटर रिलेशनशिप फिक्स करता है, कौन किससे बात करेगा, किसको रिपोर्ट देगा, किससे ऑर्डर लेगा, सब बताता है। दूसरा, इसका मेन पर्पस मैंने बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करा जाता है, इंटीग्रेट करा जाता है, और उनको आपस में जोड़ा जाता है। मैंने बताया जब कौन किससे ऑर्डर लेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, सब इसमें बता दिया जाता है, ठीक है। और ये वर्क के ऊपर एम्फोसिस ज्यादा रखेगा, काम काम और काम, बी काम एंड जस्ट डू काम, ये इसका मेन पर्पस है, ठीक है। और लास्ट, फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन स्केलेटन चैन, इसी से बनती है पूरी। स्केलेटन चैन याद है ना, कि भैया आप अपने नेक्स्ट वाले से और अपने जूनियर वाले से बात कर, किसी और से बातें नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब भी इसी के अंडर आती है पूरी, ठीक है। इसके एडवांटेज वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है, दूसरा स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है, तीसरा असेंशियल है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। इसमें डुप्लीकेशन का चांसेस नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कौन क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा, तो डुप्लीकेशन के चांसेस हैं, कोई चांस नहीं है। जब बता दिया तो बता दिया, डुप्लीकेशन किस बात का। उसके बाद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डुप्लीकेशन चांसेस नहीं है, बता दिया। ये कोऑर्डिनेशन को लेकर आती है, और ये वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस करके चलती है, और ये यूनिट ऑफ कमांड को मेंटेन करती है। यूनिट ऑफ कमांड पता है सभी को, ऑर्डर देने वाला एक इंसान, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट लेने वाला भी वो एक ही इंसान हो, ताकि स्मूथनेस बनी रहे,
ज़्यादा होंगे तो कैओस हो जाएगा, कंफ्यूजन, किसकी मानूं किसकी ना मानूं, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है प्रोसीजरल डिले। भैया जब सब कुछ सिस्टमेटिकली चलता है ना तो प्रोसीजरल डिले बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये प्रोसीजरल डिले क्या है, मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो टॉप मैनेजमेंट से ही पास हो सकता है, लोअर लेवल को अभी कराना है, हाथ तो और कराना है, लोअर वाले मिडिल के पास जाएंगे, मिडिल वाले आगे जाएंगे टॉप के पास, टॉप वाले फिर बताएंगे किसको, मिडिल को, मिडिल वाले फिर बताएंगे इसको, लोअर को। टाइम लगेगा नहीं लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा इसके अंदर। तो आपको उस फंक्शनिंग को मेंटेन करना है, ये बड़ी दिक्कत है इसके अंदर। तो इसमें प्रोसीजरल डिले सबसे ज़्यादा होते ही होते हैं, ठीक है। अगर कोई बहुत क्विक डिसीजन लेना है तो इसमें हो नहीं पाता, क्योंकि इसमें प्रोसीजरल डिले होता ही होता है, टाइम लगता है डिसीजन लेने में। उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता, इसमें कोई क्रिएटिविटी की कदर नहीं है, क्योंकि आपको जो कहा गया आपको सिर्फ उतना करना है। इसमें साफ कहते हैं फालतू दिमाग चलाने की जरूरत, जो कहा गया बस वो काम करो और घर जाओ, बस दैट्स इट। रिजिड रूल्स रेगुलेशन सब, कोई क्रिएटिविटी की वैल्यू नहीं है, क्लियर। उसके बाद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंस नहीं होती ह्यूमन रिलेशनशिप, इसमें कोई आपस में दुख दर्द नहीं बांट सकते, समझ, दुख दर्द नहीं बांट सकते, ठीक है। उसके बाद रेस्ट्रिक्टिव है, इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, दिक्कत है। और ये इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, ह्यूमन की नीड्स कभी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए इसके अंदर लोग परेशान रहते हैं, इसलिए इंसान इसको वैल्यू कम देते हैं। इनफॉर्मल, ये तो मस्ती मस्त है, इसके अंदर सब खुश हैं, इसमें काम के ऊपर ध्यान नहीं है, इसमें बस एंजॉय। भाई मेरी नीड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है, इसमें वो चलता है। ये वही हाल है, ठीक है। जब टीचर कहते हैं ना कि भाई जब दो बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं बैठे हुए अपना, या कोई बहन दूसरी बहन को अपनी दुख दर्द वाली दास्तान सुना रही होती है, तो टीचर क्या बताती है, अच्छा हाँ तुम्हारी दास्तान जो तुम्हारी कहानी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम ही कर लो पहले ख़त्म। तो ये वही है, ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक दूसरे के साथ दुख दर्द अपने बांटे जाते हैं, ठीक है। इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ही वैल्यूएबल है, वर्क मोड ऑफ करके सिर्फ ध्यान देना किस पे, बातों पे, अपनी नीड्स को फुलफिल करो, काम को छोड़ो, और ये अपने आप क्रिएट हो जाती है, क्रिएट नहीं करते। स्कूल वालों ने आपको, ठीक है, दोस्ती करने के लिए नहीं बुलाया था, वहां हो गई, ग्रुप बन गए, ठीक है, जान पहचान हो गई, ठीक है, हो गई तो हो गई, उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने जोड़े नहीं बनाए थे, आप लोगों ने खुद बना लिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ और नहीं है, ठीक है। सो इसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कह के चलते हैं, जिसमें अपने आप क्रिएट हो जाती है, वो लोग या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं करती, ये लोगों के रिलेशनशिप, जब आपस में लोग रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एंगेज्ड रहते हैं काम करते हुए, तो अपने आप एक क्यूरियोसिटी एक दूसरे को जानने की अपने आप आ जाती है। सो दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इसके कुछ हमारे पास देखते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाती है, ध्यान रख के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप बनती है, अपने आप बनती है, अपने आप बनती है, और इसको एलिमिनेट नहीं करा जा सकता, नहीं करा जा सकता, नहीं करा जा सकता, ये पॉसिबल है एलिमिनेट करना, क्योंकि जब लोग रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ऑर्गेनाइजेशन आवर्स खत्म होने के बाद भी चलती रहेगी, बातचीत तो हो ही जाती, कोई बड़ी बात तो है नहीं, व्हाट्सएप फोन वगैरह ये सब वही कहना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। और इसके अंदर फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं होती, फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में तो भाई आपको किसी से बात करनी है तो टॉप लेवल से, मैम से, जैसे स्कूल में बात करते हो मैम से पूछ के करनी पड़ती है। इनफॉर्मल में अगर आप घर पे हैं, बाहर है, तो किसी से बात करनी, किसी से पूछ के थोड़ी ना करनी, कर ली तो कर ली बात, कोई दिक्कत नहीं, कौन रोक रहा। दिस इज इनफॉर्मल। इसका फीचर है ये अपने आप बन जाती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर प्रिस्क्राइब नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, ध्यान रख के चलना इस बात को, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले ना बहुत सारे स्कूल के अंदर आपने सुना होगा, बहुत सारे केसेस हुए थे अपना, और खासकर बच्चे पाए गए थे अपना क्लास के अंदर कुछ अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हुए, ठीक है। तो वो बिहेवियर स्टैंडर्ड थोड़ी ना था, वो क्लास में बैठे हुए अपना एंजॉय कर रहे हैं, आजकल कुछ भी चल सकता है, हुक्का वगैरह भी चलते हैं, अपना बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, तो सब है, चल रहा है अपना, और कोई बिहेवियर स्क्राइब कुछ नहीं है, इसके अंदर फिक्स पाथ ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, आप किसी से बात कर सकते हैं, कैसे मर्जी कर सकते हैं। ये वही बात आ गई, जब तक टीचर क्लास में मौजूद है तब तक तो चलो फॉर्मल है, थोड़ा बहुत ही कहूँगा, जैसे टीचर क्लास से बाहर गई उसका इनफॉर्मल ही है। सबसे कोना बैठा हुआ बच्चा उधर सबसे आगे बैठे बच्चे को बिना गाली दिए बुला ही नहीं सकता, ठीक है। सारी क्लास सुनती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इनफॉर्मल मीन्स, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को फिक्स पाथ नहीं है, कोई किसी से भी कैसी भी बात कर सकता है। उसके बाद इसके अंदर कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है,
इसके अंदर कोई रिटर्न रूल्स नहीं है, इसके अंदर सबसे बड़े अपने आप बन जाती है, हमने नहीं बनाई, अपने आप बन गई, हमारी कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं है, हम जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। इसका एडवांटेज है, सबसे बड़ी बात है फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो कम्युनिकेशन बहुत फास्टर है इसके अंदर, ठीक है। ये लोगों की साइकोलॉजिकल नीड्स और सोशल नीड्स को पूरा करते हैं, लोगों को अच्छा ही लगता है, गालियां खाने के बाद भी लोगों को क्या लगे, अच्छा लगे, मेरा दोस्त है क्या हो गया, ठीक है, चलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें फीडबैक, रियल फीडबैक अगर लेना हो तो ये सबसे अच्छा तरीका है। कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन, इवन टॉप मैनेजमेंट भी इसको अडॉप्ट करता है। क्लास में उन्होंने अपना भी एक चमचा रखा हुआ है, चम्मच, ठीक है, जो क्लास के छोटे से छोटे उस एक्टिविटी पे नज़र रख के चलता है जो क्लास में हो रही है। और उसके बाद जब प्रिंसिपल को पता करना होता है, जब कोई नहीं बता पाता कि हाँ हुआ क्या, तो वो उसको बुलाया जाता है किसी बहाने से, और बाद में वो सारी की सारी पोल खोल देता है, ठीक है। ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे हर जगह पर। ये कुछ नहीं है, रियल फीडबैक के लिए बहुत जरूरी है भाई, बेस्ट फीडबैक मिलता है इसके अंदर, नॉन फिल्टर्ड, नॉन फिल्टर्ड फीडबैक पाने के लिए कौन सी गाली थी ये भी बता के आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेस्ट पार्ट है ये, अच्छे से डिटेल में इसको मौका मिल जाता है। ऐसा कमाल की बात है, प्रिंसिपल के सामने गाली देके बता रहा, वाह। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन भी आता है इससे कभी कभार, तो ठीक है, जब एक दूसरे के साथ एंगेज रहेंगे तो कोऑर्डिनेशन भी आ जाता है। डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा स्प्रेड ऑफ रूमर्स, अफवाहें फैलती इसी से हैं सारी की सारी। तो जब लोग ओवर एक दूसरे के साथ एंगेज रहते हैं तो रूमर्स फैलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बात निकली है तो दूर तक जाएगी, ये बात यहीं से निकलती है और बस, ठीक है। उसके बाद है इसके अंदर सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल स्मूथ वर्किंग नहीं होती इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसमें बेचारी परेशानी रहती है, ऑर्गेनाइजेशन के काम और वर्क डिले ही रहते हैं इसके अंदर। ये वही बात है, इतना इनडिसिप्लिन स्ट्रक्चर बन जाता है कभी कभी कि बेचारा काम ही नहीं हो पाता, बस इनफॉर्मल नीड्स ही पूरी होती है लोगों की, ठीक है। ये भैया आज के टाइम में स्कूल में लोग करते क्या ना, एक दूसरे से डिस्कशन के, हाँ बहन जा रही, अच्छा हाँ चल ठीक है, चलते हैं भाई, ओके चलेंगे, चलो कल चलेंगे, कल लास्ट डे अपना अपना चल, अरे फर्नीचर तोड़ के आएंगे ना, पंखा तोड़ के आना मैंने तो अपना, और कुछ नहीं, ये सब वही है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसके अंदर चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं करे जा सकते बिल्कुल भी, इसके अंदर चेंजेस इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? अगर सब ने इनफॉर्मली अपनी कुछ मेंटालिटी बना ली और ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद जितना मर्जी डंडा, जितना मर्जी गैड़ा कर ले कि नहीं ये करना है, ये करना है, हम तो आपकी बात मानते नहीं, क्योंकि लोग आपस में मिल चुके होते हैं, समझ आ गई बात। तो जहाँ वो यूनिटी आ गई इनफॉर्मली, फिर फॉर्मली के अंदर कुछ करा नहीं जा सकता बिल्कुल, ये बड़ी दिक्कत है। बस का ये सबसे अच्छा भाई जो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो रियल फीडबैक वाला है, कि ऑर्गेनाइजेशन को उसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि इसके अंदर फीडबैक बिल्कुल रियल मिल जाता है, अनफिल्टर्ड एंड प्योर। क्या जो ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला लिया वो सही है या गलत है, हाथ तो हाथ पता चल जाएगा, फीडबैक सबसे सही मिलता है। क्लियर होगी बात, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है केस स्टडी में, ठीक है। ये डिफरेंस है, एक बार इसको रीड कर लेंगे, करना चाहें तो अपना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस वाला हमारा। अगला इसके कुछ हमारे पॉइंट आगे, ठीक है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बार देख लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी हम लोग, ठीक है। देयर आर 75 पर्सन वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जयप्रकाश प्राइवेट लिमिटेड। द मैनेजर of this department, Mr. R.P. Yadav, is very punctual. He does not tolerate reaching the office late and leaving it early. अब तक यहाँ पूरा पूरा चल रहा है भैया, बड़ा पंक्चुअल है, ऑफिस से कभी लेट नहीं होता, बिल्कुल टाइम पर आता है, ये सब क्या है, ये सब चल रहा है फॉर्मल, ठीक है। उसके बाद बट एज फार द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ एम्प्लॉइज आर कंसर्न ही इज वेरी लिबरल। तो ये अच्छी बात है, जहाँ म्यूचुअल रिलेशन की बात है वो काफी रिलैक्स, तो कोई बात नहीं, आपस में बात करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। All the employees of the department have been instructed that they can communicate with anyone at any time, irrespective of high or low position of the employees concerned. The first speciality of Mr. Yadav create discipline, and the second one makes the atmosphere pleasant. तो भाई दोनों ही आगे, जहाँ रूल्स रेगुलेशन भी लेके चल रहा है कि काम पे ध्यान दो, इधर लोगों को रिलैक्सेशन का टाइम भी दे रहा है, कोई बात नहीं, बात करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम पे भी ध्यान देके चलना है। सो थोड़ी फॉर्मल है, थोड़ी इनफॉर्मल है, दिख गई सबको कहाँ कहाँ है, ठीक है। सारी इनफॉर्मल है नीचे, ये ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई आपसे और उसके दो एडवांटेज पूछे गए, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प द फाइनेंस मैनेजर मोहित वर्मा द सेल्स मैनेजर एंड हिज टीम इन फाइनलाइजिंग द सजेशन। आपको सजेशन है यहाँ पे, उससे पूछना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है।
Raj Jain is the CEO of NARC Traders. He was worried about the heavy expenditure on advertisement. He asked his finance manager Mohit Verma to know the views of the sales manager and his team regarding this expenditure. Mohit Verma was thinking of calling a meeting of the sales manager and his team after tea break. But by chance, at the time of tea break, Mohit Verma met with the sales manager and his team in the canteen. They all discuss about the expenditure and finalize to give the suggestion to reduce their expenditure. भाई ये सारा अब देखो इंटरवल में मिल रहे, ठीक है, वहाँ डिस्कशन चल रहा है, वो मीटिंग रखने की सोच रहा था, मीटिंग रखी जाती तो फॉर्मल मानी जाती, तो कैंटीन में बात कर ली उन्होंने, तो ये क्या रखा गया, इनफॉर्मल। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, इनफॉर्मल, ठीक है। बाकी कोई से एडवांटेज आप या डिसएडवांटेज दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हमारा, ये थोड़े से क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे एक बार खुद। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, और इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है हमारा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाला हमारा, ठीक है। देखा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग के हमारे पूरे चैप्टर के ना 5-6 टॉपिक है, लेकिन हाँ इन 5-6 टॉपिक की वेटेज बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या कहता है, एक इंसान जितना मर्जी एक्सपर्ट हो, जितना मर्जी काम पे फोकस करने वाला, वो अपना सारा काम कभी खुद नहीं कर सकता। एक मैनेजर है, उसको मल्टीटास्किंग करनी होती है, और मल्टीटास्किंग के लिए बहुत जरूरी है कि जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो खुद करे, और जो अनइम्पॉर्टेंट टास्क है, नॉन कोर एक्टिविटी है, उसको किसी और को डेलीगेट कर दे, किसी और से करवा ले, ये बहुत जरूरी है। सो दिस इज व्हाट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स, ठीक है। तो कुछ काम खुद करो, कुछ किसी और से करवा लो, आप सारा काम कभी खुद नहीं कर सकते। अगर अपना एरिया ऑफ एक्सपेंशन करना चाहते हो, एरिया ऑफ वर्किंग को एक्सपेंड करना चाहते हो, तो थोड़ा सा डेलीगेशन तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप सारा काम खुद ही करो। आप भी तो करते हैं, जैसे अपनी पढ़ाई पे फोकस करने के लिए तो जो नॉन कोर एक्टिविटीज जैसे फाइल बनाना आपने किसी और से बनवा ली, देखिए अब इस पे भी हम ध्यान देंगे तो पढ़ाई कौन करेगा, हम पढ़ाई पे ध्यान दें, क्यों 8-8 10-10 घंटे का दिमाग खर्च करना लिखने में अपना। दिस इज कॉल्ड व्हाट, नॉन कोर एक्टिविटी मीन्स। क्लियर होगी बात सभी को। तो कोर पे ध्यान दो, नॉन कोर को किसी और को दे दो, ठीक है। सो इसको कहा जाता है क्या, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार। अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग या पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अ सबऑर्डिनेट एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन दीज एम्प्लॉय हु आर एंट्रस्टेड और पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। मतलब अपनी जिम्मेदारी जब आप किसी और को देते हैं जो आपके द्वारा ट्रस्ट करा गया है, जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास है, जब आप किसी को दे रहे हो जिम्मेदारी, इसी जिम्मेदारी को देना और उसे कहना भाई काम पूरा कर देना अच्छे से, ठीक है, और उससे काम पूरा करवाना, इसी को कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या कहते हैं, काम दो और काम पूरा करवाओ उससे, इसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है, ठीक है। टू इंश्योर इंपॉर्टेंट टास्क गेट ड्यू अटेंशन, ही और शी यूज्ड टू डेलीगेट और ट्रांसफर सम नॉन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज टू सबऑर्डिनेट। जो मैंने बताया आपको कि भैया हर इंसान सारा काम नहीं कर सकता, उसको किसी ना किसी को थोड़ा बहुत तो काम डेलीगेट करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। सिंपली डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब एक सुपीरियर अपनी कुछ जिम्मेदारियां, अपने कुछ कर्तव्य किसी और को दे देते हैं, उसको कहा जाता है क्या, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। इसके 3 एलिमेंट है, पहले का नाम है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मीन्स है द पावर टू मेक डिसीजन। क्या कहते हैं, पावर टू मेक डिसीजन। जब मैंने आपको अथॉरिटी दे दी, इट मीन जितनी पावर मेरे पास है मैंने उतनी पावर आपको दे दी, उस काम को करने के लिए जितनी पावर मेरे पास है, जितने रिसोर्सेज मेरे पास हैं, मैंने सारी के सारी आपको दे दी, कि आपके पास अब वो पावर है, आपके पास वो अथॉरिटी है कि आप मेरी तरह उस काम को परफॉर्म कर पाए। दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू मेक डिसीजन। जब मैं आपको दे रहा हूं तो मैं आपको पावर दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, पावर, ठीक है। और जब जब अथॉरिटी आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आएगी, ध्यान रख के चलना, ठीक है। अथॉरिटी आएगी तो क्या आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पढ़ते हैं एक बार। It means the right and the power to use resources to give instruction to subordinate. Authority rises from established scalar chain which link various job position and levels of the organization. जितनी पावर मेरे पास है मैंने आपको दे दी, ठीक है। सुपीरियर अपनी पावर किसको देता है, सबऑर्डिनेट को, किसको, ठीक है। इट फ्लोज डाउनवर्ड, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, नीचे से ऊपर की तरफ तो नहीं आ सकती है, बताओ। क्या एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर को कहेगा कि सर मेरा काम करके लाना कल, हो सकता है? अगले दिन बेचारा नौकरी पे नहीं आने का वो, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इज हाईएस्ट एट टॉप मैनेजमेंट एंड रिड्यूसेस सक्सेसिवली डाउनवर्ड इन द हायरार्की। सबसे ज्यादा पावर किसके पास, टॉप के पास, उसके पास मिडिल, सबसे कम लोअर, और एम्प्लॉयज के पास तो वैसे भी कुछ खास पावर होती नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर का वो जैसे नीचे आएंगे कम होता रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिस इंसान को अथॉरिटी दी गई, जब उस काम को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं कर लूंगा, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। इट मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म असाइंड ड्यूटी प्रॉपर्ली।
आप कोई भाई जिम्मेदारी है, बस आपने जो काम दिया गया है आप उसे पूरा करोगे, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें सारे फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज आती है कि हम सारा अपना दिमाग पूरा कंसंट्रेशन लगा के इस काम को करेंगे, पूरे तन मन धन के साथ इस काम को करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एन एक्टिव मैनेजर कैन नॉट बी डेलीगेटेड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली ऑन हिज सबऑर्डिनेट, इट फ्लोज अपवर्ड मींस सबऑर्डिनेट टू हिज सुपीरियर। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नो डाउट सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को काम दे दिया, उसने कहा ठीक है सर मैं कर भी लूंगा, लेकिन जो समझदार मैनेजर होगा ना वो पूरी तरीके से निश्चित नहीं हो जाएगा, हाँ वो कर लेगा, नहीं। एक अच्छा मैनेजर वो होगा जो बीच बीच में क्या करेगा, चेक करता रहेगा कि भाई वो काम जो है ठीक से कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, ये चेक करना पड़ेगा। चेक क्यों करना पड़ रहा है, उसका रीजन है अगला पॉइंट हमारा, जिसका नाम क्या है, अकाउंटेबिलिटी। चेक इसकी वजह से करना पड़ता है, उसका रीजन क्या है, टॉप मैनेजमेंट की नजर में। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट की नजर में अगर ये काम खराब हुआ तो उसके सारा का सारा ब्लेम किसके ऊपर आने वाला, सुपीरियर के ऊपर। किसके ऊपर? टॉप मैनेजमेंट ने ये काम सुपीरियर को दिया, ये काम सुपीरियर का था, सुपीरियर ने आगे किसी और से करवाया। ठीक है, लेकिन उसके फाइनल आउटकम के लिए जिम्मेदार कौन है, सुपीरियर, क्योंकि काम किसका है, सुपीरियर का। ये वही बात होगी, आप फाइल चाहे किसी से भी बनवा ली, लेकिन जब एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा फाइल के बारे में तो आप ये नहीं कह सकते सर उसकी गलती है। गलती किसकी मानी जाएगी, आपकी, क्योंकि फाइल किसकी है, आपकी। तो वही बात है, तो जो सुपीरियर है वही सबसे ज्यादा अकाउंटेबल होगा। टॉप मैनेजमेंट नजर में कौन रिस्पॉन्सिबल या कौन है अकाउंटेबल, सबसे ज्यादा सुपीरियर। जब वो काम किसी से भी कराए लेकिन अकाउंटेबल कौन रहने वाला, सुपीरियर रहने वाला है। ये बात क्लियर हो गई। इसलिए एक अच्छा मैनेजर भैया जो बीच बीच में जाके क्या करे, चेक करता रहे कि भाई ये काम से ठीक सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, बीच में चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। So it means subordinate will be answerable for non-completion of tasks for the final outcome. The accountability cannot be passed or delegated. Accountability can be shared with the subordinate, which means even after transferring authority responsibility to subordinate, superior manager will be accountable for the non-completion of tasks on time. तो भाई सीधी सी बात है, जो सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, अल्टीमेटली जो रहेगा वो कौन रहेगा, सुपीरियर। कौन रहने वाला है रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल, सुपीरियर। ठीक है, सबऑर्डिनेट आंसरेबल है सुपीरियर को, सबऑर्डिनेट आंसरेबल है किसको, सुपीरियर को, लेकिन मैनेजमेंट की नजर में कौन है, सुपीरियर। नौकरी जाएगी तो किसकी जाएगी, सुपीरियर की। समझ आ गई बात। तो उनका काम ढंग से नहीं हुआ, काम में कुछ भी गलती निकली तो सारा का सारा जो बिल फटेगा किसके नाम पे फटने वाला है, सुपीरियर। नौकरी गई किसकी, सुपीरियर की। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन है, मैंने बता दिया आपको, अथॉरिटी आप दे सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है इम्पोज करी जाएगी, और इम्पोज किसके ऊपर करी जा रही है, सुपीरियर के ऊपर। आप फाइनल आउटकम के लिए जिम्मेदार आप हैं, कोई और जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये आगे 3 हमारे पॉइंट इसके डिफरेंस का, ठीक है। मीनिंग आपको बताइए अपना बेसिकली, एक बार इसको रीड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंस डेलीगेशन की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, इसके इंपॉर्टेंट है। पहला, इफेक्टिव मैनेजमेंट। ऑब्वियस ही बात है, जब आप अपना कुछ काम किसी और को दोगे तो आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, बेकार हो जाएगा, अच्छा ही होगा। आप मेन एक्टिविटी पे ध्यान दो और जो इतनी मेन नहीं है वो किसी और को ट्रांसफर कर दो, तो आपका मैनेजमेंट क्या होता जाएगा, टाइम के साथ साथ बेटर होता जाएगा। दूसरा, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। जिस इंसान को आप ड्यूटी दे रहे हो, ठीक है, जब वो हाई लेवल का काम करेगा तो उसका डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा, होगा, फायदा है, ठीक है। भाई सुपीरियर लेवल का काम कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, डेवलपमेंट होने के चांसेस क्या है, ज्यादा। तीसरा, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। डेलीगेशन जो होता है ना, बहुत ज़्यादा पार्शियली होता है, मतलब बहुत सोच समझ के करा जाता है। सबको या सब इतने अच्छे नहीं होते कि सबको जिम्मेदारी दी जाए, सोच समझ के दी जाएगी। तो जिसको मिल रही है वो अपने आप में क्या फील करेगा, मोटिवेटेड। कितने सारे लोगों में आई वॉज इंटरेस्टेड विद दिस, केवल मैं ही विश्वास के काबुल हूँ कि मुझे ही ये काम दिया गया, सबको काम ये दिया नहीं गया, तो उसको तो अच्छा ही फील होगा, उसको मोटिवेशन भी फील होने वाला है, ठीक है। फोर्थ, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो, ग्रोथ तभी हो सकती है जब आप कोर एक्टिविटी पे ध्यान दोगे खुद, और नॉन कोर किसी और को दोगे। वो ना एक छोटी सी बात है हमारे कंट्रोलिंग चैप्टर, कंट्रोलिंग एवरीथिंग लीड्स टू कंट्रोल नथिंग। आप सोचो मैं सब कुछ खुद कर लूँ तो उसका रिजल्ट पता होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको सोच समझ के अपने एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन के हिसाब से चूज करने चाहिए और उस पर फोकस करो। जो जिनमें नहीं है स्पेशलाइजेशन से छोड़ दो, किसी और से करवा लो। सब कुछ खुद करोगे तो आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, ठीक है। उसके बाद है
बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, डेलीगेशन हायरार्की में चलता है। हमेशा टॉप अपना काम देता है किसको, मिडिल को, मिडिल आगे देता है किसको, लोअर को। ये हमेशा हायरार्की में चलेगा। सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ ही जाएगा, उल्टा कभी नहीं चल सकता, ठीक है। और उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन, जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट आपस में डिस्कशन करते रहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कि भैया कैसे होना है कैसे नहीं होना, डिस्कशन चलता रहेगा तो इनके बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा बेकार होगा। डिस्कशन होता रहेगा तो कोऑर्डिनेशन क्या होगा, बेटर ही होगा। फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत ईजी है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसीजन लेने की जो पावर है वो टॉप लेवल के हाथ में रहती है। किसके हाथ में, टॉप लेवल। फ्यू हैंड्स का मतलब ये हाथ किसी और के नहीं, किसके, टॉप लेवल। सारी पावर डिसीजन लेने की किसके हाथ में, टॉप लेवल के हाथ में। इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं, ठीक। और जब यही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बढ़ जाती है सारे लेवल में, ठीक है, कुछ टॉप के हाथ में, कुछ मिडिल के हाथ में और कुछ लोअर के हाथ में, जब ये बढ़ जाती है तो इसे कहा जाता है क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं, ये हमारा एक प्रिंसिपल भी है मैनेजमेंट का, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ध्यान रखे चलेंगे। तो इसमें कहा जाता है अगर आपके एम्प्लॉइज इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट हैं, ट्रेंड हैं तो आप डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिम्मेदारियां बांट दो। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉइज इतने अच्छे नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या रखें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, सेंट्रलाइज, ठीक है। तो सेंट्रलाइज तभी करा जा सकता है जब आपको लगे कि आपके एम्प्लॉइज इंटरेस्टेड नहीं है, विश्वास के लायक नहीं है, तो आप सारे कंट्रोल किसके हाथ में रखोगे, अपने हाथ में। ये वही बात आ गई छोटी सी, मैं आपको देखता हूँ, ठीक है। टाइम के साथ साथ अब देखो बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे जो ऑनर है वो सारा काम खुद ही करता है। माल लेने जाना है तभी खुद जाएगा, ठीक है, ऊपर से कैश वो भी खुद देखेगा पूरा पूरा, कस्टमर है 10 वो भी खुद देखेगा या अपनी नज़रों के सामने दिखवाएगा सारा का सारा। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने लगता है कि हाँ उनके एम्प्लॉइज़ पुराने हो गए, दे कैन बी इजीली इंटरेस्टेड, तो उन्होंने अपना काम को क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज। कैसे, कैश काउंटर को और संभाल रहा है एम्प्लॉय है, ठीक है, माल लेने एम्प्लॉय ही जा रहे हैं, वो नहीं जाते, वो क्या आगे बस बीच में सुपरविजन देख रहे हैं कि हाँ सब सही चल रहा है नहीं चल रहा है, आ लिया देख लिया, हाँ आज इतने की सेल हुई नोट कर लिया, ठीक है, जो कैश बैलेंस है ले लिया, देख लिया माल इतना है या नहीं, बस देख लिया। इसको क्या कहते हैं हम, क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर अपना काम बढ़ाना है तो डिसेंट्रलाइजेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके कुछ फायदे हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। पहला, डेवलप इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉइज। देखो डिसेंट्रलाइजेशन की खासियत है कि इसमें ना सारे लेवल के अंदर काम बढ़ता है, इसमें पार्शियली नहीं बढ़ता, ठीक है, और पार्शियलिटी नहीं होती इसके अंदर। डेलीगेशन पार्शियलिटी वाला है, क्यों, सोच समझ के किसी को काम दिया जाएगा, इसमें सबको काम मिलेगा और जो उस काम को सबसे अच्छा करता है उसका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है। देखो सेम तरह का काम सबको मिला, किसी ने करा किसी ने नहीं करा, जिसने कर लिया ठीक है उसका डेवलपमेंट हो गया, जिसने नहीं करा उसका कोई डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लो, अब मान लो आपको सपोज न्यूमेरिकल के होमवर्क मिले सब्जेक्ट अकाउंट्स के इको के, सबको कहा भाई यहाँ इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 10 तक करके आने, जिसने कर लिया उसका डेवलपमेंट हो गया, जिसने नहीं करा भाई ऑब्वियस ही बात है वो अभी भी एक कदम पीछे है, वो आगे तो नहीं बढ़ पाया, बताओ बढ़ा आगे नहीं बढ़ पाया। तो करोगे इनिशिएटिव लोगे तो डेवलपमेंट किसका है, आप ही का है। सो ये वही बनाने कह रहे हैं कि इनिशिएटिव लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है एम्प्लॉइज का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। दूसरा, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। भाई मैं वर्कर से काम करा रहा हूँ, बड़े लेवल का काम करा रहा हूँ, टॉप लेवल का काम भी आ रहा है मेरे पास, मिडिल का भी काम आ रहा है नीचे, जब वो काम को करते रहेंगे तो वो सबके सब फ्यूचर में क्या बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। उनमें आज वो सारा टैलेंट डाला जा रहा है, भर भर के डाला जा रहा है, जो करने वाला है वो तो टैलेंटेड बन जाएगा, जो नहीं करने वाला उसने वैसे भी कुछ नहीं करना। समझ आ गई बात, ये वही बात आ गई। जैसे एग्जांपल, अब मान लो किसी स्कूल में स्पोर्ट्स को प्रमोट करा जाता है, ठीक है, भाई जिसने करना है ना वो वहीं से पता नहीं कहां तक पहुंचेगा, जिसने नहीं करना है उसको जितना मर्जी खा लो कि करो 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 करो, उसने कुछ नहीं करना। डिपेंड करता है किस पे, इच्छा शक्ति पे, अपनी एबिलिटी के ऊपर। जो करना चाहे कर सकता है, जो नहीं करना चाहे नहीं करेगा। वही कहना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में इन सबको मैनेजर बनाया जा सकता है, आज अच्छे लेवल का काम करें। उसके बाद डिसीजन मेकिंग क्यों होती है, क्यों, डिसेंट्रलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। कुछ काम टॉप लेवल ने अपने हाथ में रखे, कुछ किसको दे रहे, मिडिल को, कुछ किसको दे रहे, लोअर को। जब कुछ काम ही है मेरे पास तो उन काम को तो मैं अच्छे से कर ही सकता हूँ, और डिसीजन मेकिंग भी क्या रहेगी, क्विक। ये बात समझ आ गई, ठीक है। ऐसे समझो आप, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि स्कूल से रिलेटेड सारे फैसले प्रिंसिपल ही लेगा, इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। इवन एक बच्चे को वॉशरूम भेजना नहीं भेजना ये भी कौन बताएगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के क्या होगा, कैबिन के बाहर लाइन ही लगी रहेगी, लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है। अब उसने क्या करा, अपनी ड्यूटीज बात रखी है भाई,
कि भाई ये क्लास से रिलेटेड जो भी फैसला लेना है कौन लेगा, क्लास टीचर, ठीक है, या फिर जो भी सब्जेक्ट टीचर है वो फैसले लेगा, छोटे मोटे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो मेन फैसले है, किसी बच्चे को टीसी इशू करनी है, किसी बच्चे को रेस्टिगेट करना है, ठीक है, ये सब फैसले कौन लेगा, क्लास टीचर नहीं, कौन लेगा, प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हुआ क्या, डिसेंट्रलाइजेशन, जिम्मेदारी बांट दी लेवल्स के हिसाब से ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। अगला रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, आराम ही आराम है, जब काम बट गया तो सिर्फ क्या है, आराम ही आराम, कम काम है इसलिए आराम ही आराम है, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटेट ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि आपके पास कम काम है, मेन काम है, लेकिन ध्यान रखना काम कम है टॉप के पास, लेकिन काम सारे क्या है, मेन। वो बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कैसे करानी है, टारगेट कैसे अचीव करने हैं, इसलिए ग्रोथ होने के चांसेस क्या रहेंगे, ज़्यादा। और लास्ट हमारा है बेटर कंट्रोल, कंट्रोल के चांसेस अपने आप ही बेटर हो जाएंगे क्योंकि टॉप लेवल के हाथ में सिर्फ मेन काम है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो मिडिल को दे रही है, और जो और ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है वो किसको दे रही है, लोअर को। तो ऑब्वियसली बात है ग्रोथ के चांसेस भी क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, और कंट्रोल के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। कुछ हमारे इसके एक दो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कंसेप्ट फॉलोड बाय कविता घाई विच हेल्प हर टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ द रेस्टोरेंट, एक बार देख लेते हैं। कविता घाई was the managing director of restaurant in Lucknow called Healthy Kitchen. The restaurant was doing well and volume of work started increasing slowly and steadily. Kavita Ghai was not able to manage all the work of her own. The increasing magnitude of work made it impractical for her to handle it all by herself. Moreover, her objective is to open more branches of this restaurant of different places. She appointed Nikhil Gupta as general manager of Healthy Kitchen, Lucknow, and gave him the right to command to his subordinate and to take action within the scope of his position for smooth running of the restaurant. She also gave him authority to hire and train staff as per the requirement. क्या कर रही है, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, क्या लग रहा है भाई? ये जो है डेलीगेशन है। डेलीगेशन का रीजन क्या है? सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दो भाई आप मेरी जगह काम करो, मैंने आपको अकाउंटेबल बनाया इसके लिए, जितना काम मैं कर सकती थी उतना ही काम आपको दे दिया आगे करने के लिए, ये कहना चाह रही हूँ। सो जितना स्कोप उनका था उतना ही स्कोप आपका है। सो डेट्स व्हाई इसका आंसर क्या रहेगा, डेलीगेशन रहेगा। क्या रहेगा, डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन तब आता है जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल वाइज काम बढ़ता है। अभी देखो पता चल जाएगा क्वेश्चन में आएगा अपना, ठीक है। अगेन वही है कंसेप्ट, देखते हैं एक बारी। नीरज गुप्ता स्टार्टेड जियो विद द 10 एम्प्लॉइज एंड असेंबल इकोनॉमिक कंप्यूटर्स फॉर द इंडियन रूरल मार्केट। द कंपनी डिड वेरी वेल इन द इनिशियल ईयर एंड द प्रोडक्ट वाज गुड एंड मार्केटेड वेल। द डिमांड वेंट अप, द इंक्रीजिंग प्रोडक्ट, द कंपनी डिसाइड टू रिक्रूट एडिशनल एम्प्लॉइज। नीरज गुप्ता हु वर अर्लियर टेकिंग ऑल डिसीजन फॉर द कंपनी हैज टू सेलेक्टिवली डिस्पर्स द अथॉरिटी। ये ध्यान रखना, जब भी सेलेक्टिवली डिस्पर्स करी जाएगी अथॉरिटी, सोच समझ के बांटी जाएगी, तब भी हमेशा आंसर क्या रहेगा, डेलीगेशन। क्या रहेगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं आगे। He believed that the people are competent and capable of resourceful and can be assumed responsibility for effective implementation of their decision. This paid off and the company was not able to increase its production but also expand its production range with different feature। वही है, selectively disperse को ध्यान रख के चलेंगे। जब जब सोच समझ के चुन चुन के काम बांटा जाएगा तो क्या रहेगा, डेलीगेशन। क्या रहेगा, डेलीगेशन। तो इसका आंसर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन वाला कोई क्वेश्चन देख ले बस एक बारी। देखते हैं समीर गुप्ता वाला एक क्वेश्चन है, हाँ देखते हैं एक बारी। समीर गुप्ता टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, डोनिरा लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिकल मॉनिटरिंग इन इंडियन रूरल मार्केट विद 50 एम्प्लॉइज। द कंपनी डिड वेरी वेल, प्रोडक्ट वाज गुड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट एडिशनल एम्प्लॉइज। समीर गुप्ता टेकिंग डिसीजन हैड टू, इसमें सेलेक्टिवली डिस्पर्ज है, ये भी डेलीगेशन ही है अपना। चलो खैर, सो डेलीगेशन के ही आया हमारे क्वेश्चन। डिसेंट्रलाइजेशन वाला बस वहाँ आएगा जहाँ पर सारे लेवल्स के अंदर काम बांटा जाएगा, तो मेंशन करेंगे जहाँ पर भी सेलेक्टिवली डिस्पर्ज आए वहाँ हमेशा क्या रहेगा, डेलीगेशन। ये आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो एक बार इस चैप्टर को घर पे रिवाइज करेंगे अच्छे से अपना। मेन टॉपिक इस चैप्टर के बता दूँ एक बार। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस याद करनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल डिविजनल दोनों होने चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा केस स्टडी उसी पर आती है, ठीक है। और जो लास्ट सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन है वो ठीक ठाक है, बल्कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में कभी क्वेश्चन नहीं आता, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क है आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इसका दूसरा। तो आई जस्ट होप यहाँ तक सभी लोग कर लेंगे आज से, ठीक है।